हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन आई एम करियर इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। इस चैप्टर को हम वन शॉट में क्लियर करेंगे। नेक्स्ट 2 आवर्स आपको केवल ये पढ़ना है कि हम इसमें सबसे पहले हम टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे, ईच टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, उसकी ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से जो ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो टेबल फॉर्म में आते हैं कि कौन सा टिश्यू किस पोजीशन पर पाया जाता है और उसका वर्क क्या है। तो ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। लास्ट ईयर भी इस चैप्टर से 2 क्वेश्चंस आए थे। कॉकरोच वाला फिर सेपरेट है, तो यहाँ एनिमल टिश्यू की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम एनिमल टिश्यू में आते हैं तो टिश्यू में सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि जो टिश्यू वर्ड है ये किसने दिया था। ओके, तो जो एनिमल टिश्यू वर्ड है ये किसने कॉइन किया था? तो हमारे पास किसने किया था? बाइचेट ने। किसने किया था? जो चैट हम पूरे दिन करते रहते हैं, तो ये वर्ड किसने दिया था? बाइचेट ने दिया था। तो एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू, ओके, वर्ड, एनिमल टिश्यू वर्ड किसने दिया था? बाइचेट ने। बाइचेट ने दिया था। ओके, एनिमल टिश्यू वर्ड दिया था किसने? बाइचेट ने। उसके बाद जो हम टिश्यू की स्टडी करते हैं, यानी अगर कोई मतलब किसी भी टिश्यू का मतलब पार्ट को हम कट करके उसकी क्या कर रहे हैं? स्टडी करते हैं। जो टिश्यू की स्टडी करता है उसको तो हम कहते हैं हिस्टोलॉजिस्ट, और जो टिश्यू की स्टडी कर रहा है उसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू आर कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी। अब ये हिस्टोलॉजी वर्ड है, ये हिस्टोलॉजी वर्ड किसने दिया था? मेयर ने दिया था। किसने दिया था? दिया था। ओके, ये हिस्टोलॉजी वर्ड किसने दिया था? मेयर ने दिया था। अब मेयर के देने के बाद अगर हम नेक्स्ट प्रोसेस पर देखते हैं तो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी क्या आता है? फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, यानी ये पूरा का पूरा प्रोसेस दिया किसने था? तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस फादर कौन है इसके? बाइचेट है। यहां पर एक चीज और याद रखनी आपको, प्लांट टिश्यू वर्ड अलग ने दिया था, ग्रू ने दिया था। किसने दिया था? ग्रू ने। और एनिमल टिश्यू वर्ड किसने दिया था? बाइचेट ने दिया था। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी हम किसको कहते हैं? बाइचेट को। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन थे? बाइचेट थे। कौन थे? बाइचेट। यहां तक कंप्लीट हमारे पास। अब टिश्यू क्या होता है हमारे पास? तो टिश्यू की डेफिनेशन अगर हम देखते हैं, ओके, टिश्यू की डेफिनेशन, ओके, तो टिश्यू किसको हम कहते हैं? द ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म सिमिलर वर्क। यानी जो हम टिश्यू का ग्रुप देखते हैं वो क्या करता है? एक सिमिलर वर्क प्रोड्यूस करता है, या वर्क अगर जो करता है उसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। ओके, द ग्रुप ऑफ सेल, द group of cell which perform similar work। ओके, यानी टिश्यू मतलब कि क्या होता है? सेल्स का वो ग्रुप होता है जो सिमिलर वर्क क्या करता है? परफॉर्म करता है। क्या करता है? परफॉर्म करता है। उसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। ओके, अब टिश्यू की अगर हम बात करते हैं ओरिजिन के बारे में, किसके बारे में? टिश्यू की हम बात करते हैं ओरिजिन के बारे में। ओरिजिन, तो ये टिश्यू की ओरिजिन किससे होती है? एक्टो, मीजो और एंडोडर्म। यानी ओरिजिन किससे होती है? जर्म लेयर से। किससे होती है? जर्म लेयर से। ओके, जर्म लेयर कितने टाइप की होती है हमारे पास? 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट आता है हमारे पास एक्टोडर्म, सेकंड आती है हमारे पास मीजोडर्म, और थर्ड आती है हमारे पास कौन सी? एंडोडर्म। एंडोडर्म। ओके, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ये 3 जर्म लेयर हमारे पास। यानी ये पूरी की पूरी जो मेरी बॉडी है ये किससे बनी है? इन तीनों लेयर से बनी है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म से। ओके, इन तीनों का फॉर्मेशन होता है किसमें? गेस्टुला स्टेज। गेस्टुला स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। ओके, यानी एम्ब्रियो की जो गेस्टुला स्टेज होती है उसमें इन तीनों लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। ये याद रखना, यानी फर्टिलाइजेशन जैसी होता है किसके बीच में? स्पर्म और ओवम के बीच में। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर
फर्टिलाइजेशन होगा कहां पर, ओविडक्ट में। ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होती है, उसके बाद मोरुला, ब्लास्टुला और जो गेस्टुला स्टेज आती है उसमें क्या बनता है, फिर फर्टिलाइजेशन होकर जर्म लेयर बनती है। ओके, गेस्टुला स्टेज में क्या बनेगी, जर्म लेयर बनेगी। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास की किसी भी टिश्यू की, ओके, तीन फंक्शंस होते हैं उसके, यानी फर्स्ट आती है उसकी ओरिजिन। ओरिजिन ऑलवेज सेम रहेगी, ऑलवेज सेम रहेगी, यानी किसी भी टिश्यू की जो ओरिजिन है वो हमेशा हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। यहां से नीट में क्वेश्चन आता है। सेकंड आता है हमारे पास फंक्शन। फंक्शन सेम भी हो सकता है और क्या हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ओके, सेम भी हो सकता है और क्या हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। अब ओरिजिन हो गया, फंक्शन हो गया, ओके। और थर्ड आता है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर भी किसी भी टिश्यू का क्या हो सकता है, स्ट्रक्चर भी क्या हो सकता है, सेम भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है। ओके, यानी किसी भी टिश्यू का फंक्शन और उसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, डिफरेंट या सेम हो सकता है, लेकिन ओरिजिन ऑलवेज क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी किसी भी टिश्यू की अगर उसके एक्सेप्शन नहीं होंगे ओरिजिन में। तो यहां तक कंप्लीट है हमारे पास, ये टिश्यू के बारे में इंट्रोडक्शन था। एनिमल टिश्यू वर्ड किसने दिया था, बाइचेट ने दिया था। स्टडी ऑफ टिश्यू को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। ये वर्ड किसने दिया था, मेयर ने दिया था। ओके, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन थे, बाइचेट थे। टिश्यू किसको कहते थे, ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म सिमिलर वर्क, यानी जो ग्रुप होता है सेल का वो क्या करता है, सिमिलर वर्क परफॉर्म करता है, उसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। उसके बाद पढ़ा हमने ओरिजिन, यानी उसकी ओरिजिन किससे होती है, जर्म लेयर से होती है। और किस किस जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से होती है। ओके, ये किसमें बनती है, तो गेस्टुला स्टेज ऑफ एम्ब्रियो में बनती है। तीनों लेयर किसमें बनती है, जो गेस्टुला स्टेज आती है एम्ब्रियो की उसमें बनता है। नेक्स्ट आता है ओरिजिन। ओरिजिन किसमें होती है इसकी, ओके, ओरिजिन को क्या होती है, ऑलवेज सेम रहेगी। ओके, फंक्शन इसके सेम रह सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ एक्सेप्शन आ सकते हैं। और स्ट्रक्चर भी सेम और डिफरेंट हो सकता है, बाकी इसकी ओरिजिन हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप ऑफ टिश्यू, यानी टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। ओके, टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। तो अगर हम टिश्यू में देखते हैं तो इसको याद रखने की एक मैं ट्रिक बताता हूं, MEN। ओके, मेन यानी बहुत सारे आदमी। अब यहां पर हम एक सी वर्ड लगा देते हैं, ठीक है, इसका कुछ गलत मीनिंग मत लीजिएगा। ठीक है, आपने एक सॉन्ग सुना होगा, फूलों की राहों में ताजगी चाहता है, आदमी है वो कुछ भी चाहता है। ठीक है, तो आदमी के ऊपर भरोसा नहीं किया जाता है। ठीक है, तो मतलब वो कुछ भी चाह सकता है। तो अब यानी एम से मतलब कि क्या होता है, मस्कुलर। ई से मतलब होता है कौन सा, इपिथेलियल। एन से मतलब होता है न्यूरल। और सी से मतलब की होता है कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू। तो यहां तक कंप्लीट है। चलिए, अब अगर मस्कुलर की हम ओरिजिन देखते हैं, क्या देखते हैं, ओरिजिन देखते हैं। ओरिजिन, तो इसकी ओरिजिन कौन सी होती है हमारे पास, मीजोडर्मल। कौन सी होती है, मीजोडर्मल। ओके, यानी जो मस्कुलर टिश्यू उसकी ओरिजिन कौन सी होती है, मीजोडर्मल। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, इपिथेलियल की तीनों ओरिजिन पॉसिबल है। कौन कौन सी, एक्टोडर्मल, और कौन सी, मीजोडर्मल, और कौन सी, एंडोडर्मल। एंडोडर्मल। ओके, ये तीनों ओरिजिन क्या है इसकी, पॉसिबल है। उसके बाद न्यूरल आता है। न्यूरल की हमारे पास कौन सी है, एक्टोडर्मल। इसकी ओरिजिन कौन सी है, एक्टोडर्मल। और कनेक्टिव टिश्यू तो सदाबहार है, बचपन से हम पढ़ते हैं, हार्ट क्या है, मीजोडर्मल है। ओके, नेक्स्ट आता हमारे पास कौन सा, मीजोडर्मल। कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, मीजोडर्मल। ओके, कनेक्टिव टिश्यू के बहुत सारे एग्जांपल ये याद रखना, जो बोन्स हैं, बोन्स किसमें आती, मीजोडर्मल। अब मीजोडर्मल कैसे हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ये हमारे पास मस्कुलर होती है, ओरिजिन कौन सी, मीजोडर्मल। इपिथेलियल, एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल और एंडोडर्मल तीनों पॉसिबल हैं। ओके, न्यूरल कौन सी होती है, एक्टोडर्मल और मीजोडर्मल। अब इसके हम वर्क पढ़ लेते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अब मसल्स जो हमारी वर्क करती है, मसल जो वर्क करती है अगर हम देखें, ठीक है, तो थोड़ा बहुत मोशन में हेल्प करती है, यानी गति करने में। किस में हेल्प करती है, मोशन में। कुछ मतलब कि अगर हम आपने देखा वेट लिफ्टिंग वगैरह कर रहे हैं या मसल्स वगैरह है, ये सारी किस में आती है, मस्कुलर में आती है। यानी इसमें कौन आती है, मसल्स आती है, मसल्स आती है। अब आपको पता है मसल्स क्या क्या काम कर सकती है, लोकोमोशन में हेल्प करती है, और किसमें करती है हमारे पास, मोशन वगैरह में, यानी गति करने में।
ओके, यानी अगर बॉडी भी बतानी हो तो किसके द्वारा हम बता पा रहे हैं, मस्कुलर के द्वारा। ठीक है, अब आता है हमारे पास इपिथेलियल, मोस्ट इंपोर्टेंट ये हमारे पास ये है, इसके बारे में मस्कुलर के बारे में पूरा चैप्टर पढ़ा था आपने। यस, इपिथेलियल का होता है कौन सा, कवरिंग एंड प्रोटेक्शन, यानी अगर ये आप देखेंगे मेरी स्किन है पूरी की पूरी, इस स्किन को कौन कवर कर रहा है, इपिथेलियल टिश्यू कर रहा है। ओके, अब ये बात देखिए सुरक्षा भी तो कर रहा है मेरी, वरना अगर मैं मुंह उठा के कहीं पर भी चल रहा हूँ, हवा में घूम रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह अंदर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर माउथ में भी कौन सा, इपिथेलियल टिश्यू। अब ये कौन सा है, हार्ड पैलेट पर पाया जाता है, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड का, और कौन सा, नॉन केराटिनाइज्ड। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, अभी घबराना नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले। तो अब ये क्या होता है, इन्वायरमेंट वगैरह से हमारी प्रोटेक्शन करता है, तो यानी इसका वर्क क्या है, मेन वर्क, तो वर्क क्या है, कवरिंग एंड प्रोटेक्शन, कवरिंग एंड प्रोटेक्शन का काम करता है। नेक्स्ट न्यूरल, 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 ठीक है, अगर मेरे हाथ से कोई सिग्नल भेजना है ब्रेन तक, ठीक है, तो ये किसके द्वारा भेजा गया है, किसके द्वारा, न्यूरल के द्वारा, यानी सिग्नल। ओके, सिग्नल एक दूसरे में जो सेंड हो पाते हैं वो किसके कारण आते हैं, न्यूरल के कारण। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू क्या काम करता है, लिंक, 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 ठीक है, जो हम खोजते रहते हैं, लिंक एंड किसका काम करता है, सपोर्ट का। लिंक एंड सपोर्ट का काम कौन करता है हमारे पास, कनेक्टिव टिश्यू करता है। कौन करता है, कनेक्टिव टिश्यू। तो ये हमारे पास नॉर्मल हमने पढ़ लिया है, मस्कुलर, इपिथेलियल, न्यूरल और कनेक्टिव के बारे में। ठीक है, यहां से क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है इसकी ओरिजिन से, लास्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस वाले पोर्शन से, तो ये याद आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। ओके, नेक्स्ट आता हमारे पास, ध्यान रखना कौन सा, यस, नेक्स्ट आता हमारे पास टाइप ऑफ टिश्यू के बारे में। तो टाइप ऑफ टिश्यू में फर्स्ट कौन सा आता है, इपिथेलियल। कौन सा आता है, इपिथेलियल। अब इपिथेलियल टिश्यू कौन सा होता है, हमारे अभी हमने पढ़ा है, ये किसका काम करता है, एक तो प्रोटेक्शन और एक इसका काम करता है कवरिंग का, यानी पूरी बॉडी को कवर किसने कर रखा है, इपिथेलियल टिश्यू ने कर रखा है। अब ये सिंपल भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। सिंपल किसको हम कहते हैं, सिंगल लेयर्ड होता है। क्या होता है, सिंगल लेयर। ये सिंपल इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, सिंगल लेयर होता है, और ये क्या होता है, मल्टी लेयर्ड होता है। क्या होता है, मल्टी लेयर्ड होता है। ओके, यानी इसमें एक से ज्यादा लेयर पाई जाती है, यानी इसमें सिंगल लेयर मतलब कि एक ही लेयर पाई जाती है, इसमें 2 to 3 भी हो सकती है, 2 to 3 लेयर या इससे ज्यादा भी हो सकती है, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो अब आता है हमारे पास सिंपल इपिथेलियल टिश्यू के बारे में अगर हम देखें तो इसके टाइप कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम इसके पढ़ते हैं क्या, ओके, तो सिंपल इपिथेलियल टिश्यू के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइप कौन सा, क्यूबॉइडल। ओके, क्यूबॉइडल। सेकंड आता है हमारे पास स्क्वेमस। कौन सा आता है, स्क्वेमस। थर्ड आता है हमारे पास कोल्यूमिनार। कौन सा आता है, कोल्यूमिनार। और फोर्थ आता है हमारे पास कौन सा, ग्लैंडुलर। और ग्लैंडुलर से भी अगर हम पहले देखें तो सीलिएटेड, सीलिएटेड। फिफ्थ आता है कौन सा, ग्लैंडुलर। ओके, और सिक्स्थ आता है हमारे पास कौन सा, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। ओके, तो ये 6 टाइप होते हैं किसके, सिंपल इपिथेलियल टिश्यू के। अब यहां पर याद देने वाली बात यह है कि ये सीलेटेड क्या है और ग्लैंडुलर क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ क्यूबॉइडल एंड कोल्यूमिनार टिश्यू, यानी क्यूबॉइडल और कोल्यूमिनार, यानी क्यूबॉइडल और कोल्यूमिनारी मॉडिफिकेशन होकर क्या बना देते, सीलेटेड बना देते हैं। समझिएगा इस पॉइंट को, क्या होता है, जैसे आई एम करियर इंस्टीट्यूट है जैसे, ठीक है, सबसे पहले नीट है एक, नीट के बाद अगर एक और मॉडिफिकेशन करके ब्रांच डाल देते किसकी, जेई की, उसके बाद किसके डाल देते, एग्रीकल्चर की, तो मतलब ये इसके मॉडिफिकेशन हो गए। ओके, इसी का मतलब कि है, इसी की ब्रांच है लेकिन वो कुछ अलग कार्य कर रहे हैं, यानी ये नीट पढ़ा रहा है डिवीजन और वो कौन पढ़ा रहे हैं, जेई, और थर्ड डिवीजन कौन पढ़ा रहा है, एग्रीकल्चर। समझ में आ गया। तो ये आता है हमारे पास मॉडिफिकेशन ऑफ क्यूबॉइडल एंड कोल्यूमिनार टिश्यू, मॉडिफिकेशन ऑफ modification of cuboidal and columnar tissue, columnar tissue। और कौन सा टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल में भी कौन सा, सिंपल इपिथेलियल टिश्यू। ओके, यानी कौन,
क्यूबोइडल और कोलुमिनार मॉडिफाइड होकर क्या बनाती है, सीलेटेड और ग्लैंडुलर। सीलेटेड मतलब जब सीले आ जाते हैं, उसी सेल में क्या आ जाते हैं, क्यूबोइडल और कोलुमिनार में भी सीले आ जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीलेटेड। अगर उसमें सीक्रेशन की प्रॉपर्टी आ गई, कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, सीक्रेशन की। सीक्रेशन यानी क्या होना, स्रावित करना। ओके, अगर वहां से सीक्रेशन की प्रॉपर्टी आ गई तो उसको क्या बोलेंगे हम, ग्लैंडुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्लैंडुलर। तो ये हमारे पास कंप्लीट है। फिर आता है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अब कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू फिर से टू टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, टू टाइप का होता है। इसमें फर्स्ट आता है हमारे पास ट्रांजिशनल, और सेकंड आता है कौन सा, स्ट्रेटिफाइड। कौन सा आता है, स्ट्रेटिफाइड। ओके, फर्स्ट आता है कौन सा, ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल। और सेकंड कौन सा आता है, स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड। ओके, ट्रांजिशनल और स्ट्रेटिफाइड। अब ट्रांजिशनल क्या होता है और स्ट्रेटिफाइड क्या होता है, इसके बारे में हम टाइप आगे बात करने वाले हैं अभी नेक्स्ट। चलिए तो आगे चलते हैं हम। फर्स्ट आता है हमारे पास स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की क्या होती है, रफ सरफेस होती है। फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है, रफ सरफेस। रफ सरफेस। ओके, रफ सरफेस का मतलब ये होता है, ये खुरदरी होती है। क्या होती है, खुरदरी होती है। अब खुरदरी में अब इससे कौन कौन बनते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेकंड पॉइंट है, इसका ध्यान रखना है आपको कि ये कौन सी होती है, फ्लैट सेल होती है। क्या होती है, फ्लैट सेल्स होती है। फ्लैट सेल्स कैसे होती है, इसका मैं एक डायग्राम बना के बताता हूं आपको। ये फ्लैट सेल्स इस टाइप से। ओके, ये कौन सी होती है, फ्लैट सेल होती है, यानी शेप में कौन सी है, फ्लैट है, चपटी है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड। अगर इसकी बात करते हैं, इसका वर्क क्या है, इसका वर्क क्या है। ठीक है, तो इसका वर्क आता है हमारे पास डिफ्यूजन। क्या आता है, डिफ्यूजन। ओके, डिफ्यूजन। चलिए, अब डिफ्यूजन के बाद अगर हम देखते हैं, अब ये कहां कहां होती है, इसके एग्जांपल्स क्या पढ़ते हैं हम, इसके एग्जांपल के बारे में। एग्जाम्पल के बारे में, तो इसका एग्जाम्पल एक तो कौन सा आता है, एल्वियोलाई। कौन सा आता है, एल्वियोलाई। ओके, एक तो ये कहां पर प्रेजेंट होती है, एल्वियोलाई के अंदर। सेकंड होती है इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स की क्या होती है, इनर लाइनिंग के अंदर ये प्रेजेंट होती है, यानी इनर लाइनिंग ऑफ, इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स की जो इनर लाइनिंग होती है वो किससे बनती है, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से बनती है। इसका मैं आपको एक डायग्राम बना के बता देता हूं, यानी ये किस टाइप की होती है। सबसे पहले अगर ये एल्वियोलाई है, क्या है ये, एल्वियोलाई है, तो ये उसमें ये क्या होगी, फ्लैट सेल हो गई। क्या हो गई, फ्लैट सेल हो गई। ये एल्वियोलाई की कौन सी हो गई, फ्लैट सेल हो गई। ये फ्लैट सेल का क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब फ्लैट सेल के अंदर अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ एक आपने पढ़ा होगा, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट था कि एल्वियोलाई के पास एक क्या निकलती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन निकलती है। क्या निकलती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन निकलती है। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे यहाँ पर फिर से कौन निकलेगी, एक ब्लड वेसल्स। क्या निकलेगी, ब्लड वेसल्स। कौन निकलेगी, ब्लड वेसल्स। ओके, ये होती है कौन, ब्लड वेसल्स। ये क्या होती है हमारे पास, ब्लड वेसल्स होती है। अब ब्लड वेसल्स में समझिएगा, सबसे पहले ये क्या हो गई, एल्वियोलर मेम्ब्रेन। एमबी का मतलब मेम्ब्रेन। ये हमारे पास कौन सी हो गई, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बीएम लिख लेता हूं मैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, और ये क्या होती है, इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ये हम सीधा लिख लेते हैं, ब्लड वेसल्स। इंपॉर्टेंट ये नहीं था, इंपॉर्टेंट क्या है, अब ये समझना है आपको। ठीक है, अब ये क्या होती है, अगर ये फ्लैट है यानी रफ सरफेस है, तो आपको पता है अगर ब्लड के अंदर कोई भी सब्सटेंस निकलेगा तो वहां पर अटकेगा नहीं, तो हार्ट अटैक के चांस कम बनेंगे। समझ में आ गया। अब आपने देखा होगा कोलेस्ट्रॉल जमा होता है तो ये लेयर जब टूट जाती है, ये लेयर टूटने की वजह से यहाँ पर क्या होने लगता है, डिकम्पोजिशन होने लगता है इस टाइप को। डिकम्पोजिशन होकर धीरे धीरे ये ब्लॉक होती जाती है और फिर हार्ट अटैक आ जाता है। ये पूरे बॉडी की हम बात करें, ये तो केवल हमने एग्जाम्पल के लिए बताया है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन कैसे होगा समझिए, अगर ये यहाँ पर ब्लड लेके आई है तो यहाँ से ये CO2 अंदर जाएगी और यहाँ अंदर कौन आएगी, ऑक्सीजन। तो ये डिफ्यूजन का काम कैसे कर रही है, क्लियर है।
चलिए, तो हमारे पास स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट है, रफ सरफेस होती है, फ्लैट सेल्स होती है, वर्क इसका क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। ये कहां पर प्रेजेंट होती है, एल्वियोलाई और इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। ये इंपॉर्टेंट याद रखना आपको, ठीक है। ये डायग्राम के थ्रू हमने बता दिया कि ये कैसे होता है। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट कौन सा आता है हमारे पास, क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा आता है, क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। यस, अब क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में हमारे पास कौन सा होता है, यस, इसका आकार यानी शेप कौन सा होता है, क्यूब शेप। ओके, यानी जैसे क्यूब होते हैं घन, इस टाइप के क्यूब शेप की होती है सेल्स, ओके, क्यूब शेप की होती है। ओके ओके, इसका सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वर्क क्या है किसका, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल का। तो वर्क क्या करती है, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का काम करती है, यानी सीक्रेशन भी करेगी और वहां से एब्जॉर्प्शन भी करेगी। अब सीक्रेशन किसका करेगी, जो भी मतलब कि वेस्ट मटेरियल होंगे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होंगे, और एब्जॉर्प्शन किसका करेगी, जो भी मतलब कि क्या होंगे, बेनिफिशियल एलिमेंट्स होंगे उसका। तो अब आता है हमारे पास वर्क। तो वर्क क्या होता है इसका, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का काम करती है कौन, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल। अब यहां पर इंपॉर्टेंट थिंग याद रखनी है आपको, एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन दे रखी है, वो लाइन क्या है समझना। ओके, सीलिया इज प्रेजेंट इन फ्री स्पेस। ओके, जहां जहां क्या होगा, फ्री सरफेस होगा, वहां वहां क्या प्रेजेंट होंगे, सीलिया प्रेजेंट होते हैं क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में, और वही आगे मॉडिफिकेशन होकर क्या बना देता है, सीलेटेड बना देता है। अब आते हैं हम इसके एग्जांपल्स पर। तो एग्जांपल्स की बात करते हो तो एग्जांपल में कौन कौन आता है, तो एग्जांपल्स में सबसे पहला था हमारे पास कौन सा, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। ओके, जो नेफ्रॉन की पीसीटी होती है हमारे पास, वो पीसीटी किसकी बनती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की। अब ये कैसे बनती है ये आइए समझते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्या होता है, बोमेंस कैप्सूल होता है। बोमेंस कैप्सूल से यहां से कौन निकलता है, पीसीटी, ये होता है हेनले लूप, ये डीसीटी, और ये कलेक्टिंग डक्ट। ओके, अब यहां पर अगर मैं इसको जूम करता हूं, कौन से वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को अगर मैं जूम करता हूं और यहां पर बनाता हूं, ठीक है, तो ये आपको कुछ इस शेप में दिखेगी सेल्स। ओके, यानी इस टाइप में क्यूब शेप में दिखेगी सेल। ये थोड़ी पास पास होती, कंप्लीट होती, लेकिन ये इस टाइप से कौन होती है, क्यूबॉइडल। अब ये क्या करेगी, यहां से सीक्रेशन भी करेगी और क्या करेगी, एब्जॉर्प्शन भी करेगी। ओके, पीसीटी के अंदर होती है, कहां पर होती है, पीसीटी के अंदर। ये कौन सा हो गया हमारे पास, कलेक्टिंग डक्ट। ये कौन सा हो गया हमारे पास, डीसीटी। ये क्या हो गया हमारे पास, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। और ये क्या हो गया हमारे पास, बोमेंस कैप्सूल। और ये क्या हो गया, ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब यहां पर जो पीसीटी है, ये पीसीटी इस टाइप की होती है। अब यहां पर एक चीज अभी हमने लिखी है कि सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन करते हुए सीलिया इज प्रेजेंट इन फ्री स्पेस, यानी जहां जहां फ्री स्पेस होता है वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ओके, क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं इस टाइप से। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, क्यूबॉइडल हो गया। सीधा सा एग्जांपल से क्वेश्चन आता है जो अभी हम लास्ट में टेबल बनाने वाले हैं। थर्ड आता है हमारे पास कोलुमिनार सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका शेप कौन सा होता है, कॉलम शेप का होता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट अभी आता है। ठीक है, कॉलम शेप होता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं था, इंपॉर्टेंट ये है, ध्यान रखना इसका न्यूक्लियस कहां पर प्रेजेंट होता है, बेस के अंदर यानी आधार में। ओके, कॉलम शेप होता है इस शेप में, ये। ओके, ये कौन सा हो गया हमारे पास, कोलुमिनार हो गया, यानी कॉलम शेप में हो गया। लेकिन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन बेस, यानी न्यूक्लियस कहां पर प्रेजेंट होता है, बेस में होता है। ठीक है, अब एनसीईआरटी में कुछ डायग्राम में ऊपर नीचे न्यूक्लियस बना रखे हैं, ध्यान रखना। तो क्योंकि वो टाइपराइटर होते हैं, वो बायोलॉजी से नहीं पढ़े होते हैं, तो वहां मिस्टेक्स हो जाती है। तो आपको सारे के सारे न्यूक्लियस कहां करने, डाउन साइड में करने। अगर एग्जाम में डायग्राम आता है तो पहचान लेना कि ये किसका है,
कोलुमिनार का है। ठीक है, अब इसमें न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन बेस, यानी न्यूक्लियस कहां पर प्रेजेंट होता है? बेस में होता है। कंप्लीट है। इसका वर्क क्या है? एज वेल एज सेम है जो किसका था? क्यूबॉइडल का था। वर्क क्या है इसका? सीक्रेशन एंड क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। सीक्रेशन एंड क्या आता है? एब्जॉर्प्शन आता है इसका वर्क। नेक्स्ट इसके आते हैं हम एग्जांपल्स के ऊपर। तो एग्जांपल ये कहां प्रेजेंट होती है? एक तो कहां पर होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। कहां पर होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, और सेकंड कहां पर प्रेजेंट होती है? स्टमक में। कहां पर प्रेजेंट होती है? स्टमक के अंदर। अब ये स्टमक के अंदर और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या करेगी? एब्जॉर्प्शन करेगी। आपको ये स्टमक में पढ़ा था आपने, फूड का डाइजेशन होता है और क्या होता है? एब्जॉर्प्शन भी होता है। ध्यान है, अल्कोहल का सबसे जल्दी एब्जॉर्प्शन होता है 30 मिनट्स के अंदर। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तो हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन होता है। अब यहाँ पर मैं डायग्राम बना के बता देता हूँ आपको कि किस टाइप से होता है। ये आपने पढ़ा था यहाँ पर इस टाइप का शेप एक। ओके, क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन। क्या पढ़ा था आपने? क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन। अब क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन में क्या होता है? जस्ट ऊपर निकलती कौन? विलाई। कौन निकलती है? विलाई। यानी ये हो गया हमारे पास। ओके, ये तो ये हमारे पास हो गया क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन। क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन। क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन। अब क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन के बाद जो भी स्टार्ट होता है हमारे पास विलाई। अब विलाई के अंदर इस टाइप के क्या होते हैं? स्ट्रक्चर होते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या है? कोल्यूमिनार के हैं। किसके हैं? कोल्यूमिनार के। इस टाइप से होते हैं पूरे में। क्यूबॉइडल नहीं है, ये कोल्यूमिनार ही है, जिनका न्यूक्लियस कहां पर है? बेस में है। अब ये क्या करेंगे? यहां पर एब्जॉर्प्शन करेंगे। ये पूरा का पूरा होता है, ये वाली लाइनिंग की जगह यही होते हैं। ओके, लेकिन हमने आइडियल मान के, लाइनिंग मान के ये बनाए हैं कंप्लीट। ओके, ये इस टाइप से। तो ये क्या काम करेगी? यस, यानी यहां पर क्या होगी? सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का काम करेगी। यहां से थोड़ा सा ये और लग रहा था, यहां और बना देते हैं ये। तो ये किसका काम करेगी? सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का काम करेगी। तो कंप्लीट हमारे पास कोल्यूमिनार सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीलिएटेड सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो सबसे पहले अगर सीलिएटेड की बात करते हैं, मॉडिफिकेशन होता है किसका? हमारे पास क्यूबॉइडल और कोल्यूमिनार का। इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ क्यूबॉइडल एंड कोल्यूमिनार टिश्यू। और कौन सा टिश्यू है? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ओके, यानी ये किसका मॉडिफिकेशन होके बनता है? क्यूबॉइडल का और कोल्यूमिनार का। यानी जब क्यूबॉइडल और कोल्यूमिनार अगर दोनों में क्या आ जाते हैं? सीले आ जाते हैं। यानी मॉडिफिकेशन का मतलब होता है अपनी ब्रांच डेवलप करना, यानी उसका रूपांतरित हो जाना। तो रूपांतरित होकर ये क्या बनाता है? सीलेटेड बनाता है। अब ये सीलिया क्या काम करता है? सबसे पहले तो हम इसके बारे में ये देख लेते हैं। ये नीट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। अब तक ज्यादातर क्वेश्चन आए वो सीलेटेड सिंपल एपिथेलियल टिश्यू से ही आए हैं। तो मॉडिफिकेशन ऑफ क्यूबॉइडल एंड कोल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू का होता है। अब इसमें क्या होता है? सीलिया प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया इज प्रेजेंट इन दिस, यानी इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? सीलिया प्रेजेंट होते हैं। अब ये सीलिया क्या करते हैं? यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट। क्या करते हैं? यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट करते हैं। यानी एक ही डायरेक्शन में ये क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे। यानी किसी भी चीज का फ्लो किस में करवाएंगे? एक ही डायरेक्शन में करवाएंगे। एक ही डायरेक्शन का मतलब यह है कि वापस बैक डायरेक्शन में नहीं भिजवाएंगे। इसके हम एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे ये यूनि डायरेक्शनल क्या करवाता है? मूवमेंट करवाता है। एग्जाम्पल में आते हैं सबसे पहले हम ट्रेकिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? श्वास नली, या फिर बोलते हैं ब्रोंक्यूल। ओके, सेकंड आता है हमारे पास ओविडक्ट, जो किसमें प्रेजेंट होती है? फीमेल के अंदर। अब ट्रेकिया किसका मूवमेंट करवाता है? म्यूकस का। और हमारे पास ओविडक्ट किसका मूवमेंट करवाती? ओवम का। तो अब कैसे मूवमेंट करवाती है हम इसके बारे में बात करते हैं। ये हमारे पास होती है ट्रेकिया, और ट्रेकिया बाद में डिवाइड हो जाती है ब्रोंक्यूल में। ओके, और इसके अंदर होता है एपिग्लोटिस। कहीं बाहर
आपने ऐसा नोटिस किया है कि खाना खाते टाइम अगर हम अचानक से सांस लेते हैं या क्या कर लेते हैं, अगर पानी अंदर चला जाता है या हंस लेते हैं तो तुरंत से मतलब खांसी आने लगती है और नाक से पानी निकलने लगता है, ऐसा क्यों होता है? तो क्या होता है, भोजन जाना किसमें था, इसोफेगस में जाना था, इसके आगे वाली नली में, लेकिन जाने किसमें लगता है, ट्रेकिया में। तो ये ट्रेकिया के अंदर क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। ये सीलिया तब तक मूवमेंट करेंगे और किसी भी सब्सटेंस को बाहर फेंकेंगे तब तक कि वापस से पूरा का पूरा रिवर्स ना हो जाए। तो ये होता है हमारे पास सीलिएटेड। ओके, फर्स्ट हो गया हमारे पास ये यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करता है, और सेकंड आता है हमारे पास ओविडक्ट। कौन सा आता है, ओविडक्ट। अब ओविडक्ट कैसे मूवमेंट करता है, हम इसके बारे में बात करते हैं। यस, अब यहां से ओवरी से क्या निकलता है, ओवम निकलता है। ये ओवम जाएगा कहां, यहां पर। ओके, अब ओवम का मूवमेंट कौन करवाएंगे, क्योंकि ओवम नॉन मोटाइल, उसकी खुद की इसमें गति नहीं होती है। किसके कारण करता है, सीलिया के कारण। तो अब ये ओवम गति करवाएगा और इधर से कौन आएंगे, स्पर्म आएंगे, तो ये इनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब ये यहीं आएगा। अगर आप ये सोचो अगर ये रिवर्स बैक में जाने लगे तो इम्प्लांटेशन कहीं पर भी हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे फिर क्या, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या बोलेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी फंडस यानी यूट्रस के अलावा दूसरी जगह इम्प्लांटेशन होता है ओवम का या किसका, जायगोट का, उसको हम क्या कहते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो चलिए कंप्लीट हमारे पास सिंपल सीलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू, ये किसके मॉडिफिकेशन से बनता है हमारे पास, एक तो क्यूबॉइडल और एक किसके, कोल्यूमिनार के। चलिए नीट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लैंडुलर सिंपल इपिथेलियल टिश्यू। अब ग्लैंडुलर सिंपल इपिथेलियल टिश्यू हम किसको कहते हैं, जिसमें सीक्रेशन का करेक्टर प्रेजेंट होता है। सीक्रेशन का मतलब कि जब कौन मॉडिफिकेशन होके, क्यूबॉइडल और कोल्यूमिनार मॉडिफिकेशन होके सीक्रेशन का करेक्टर ले लेती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर सिंपल इपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। सीक्रेशन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ओके, ये भी मॉडिफिकेशन होता है किसका, मॉडिफिकेशन ऑफ, ओके, मॉडिफिकेशन ऑफ क्यूबॉइडल एंड कोल्यूमिनार, यानी किसका मॉडिफिकेशन होता है, क्यूबॉइडल और कोल्यूमिनार में जब सीक्रेशन का करेक्टर आ जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर सिंपल इपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले तो इसमें आता है एक तो कौन सी, यूनिसेलुलर ग्लैंड, और एक कौन सी आती है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड। यानी फर्स्ट आती है कौन सी, यूनिसेलुलर ग्लैंड, यूनिसेलुलर ग्लैंड। अब यूनिसेलुलर ग्लैंड की हम बात करते हैं तो सबसे पहले जिसमें हर एक सेल मतलब अपना कंट्रीब्यूशन अलग से देती है। यानी अगर आप ये सोचिए अगर 100 बच्चे हैं एक क्लास के अंदर, हर एक बच्चा जा रहा है, यानी अगर आपको 100 रुपए इकट्ठे करने हैं। ओके, तो एक तो आपने क्या किया, टीचर को दे दिए। किसको दे दिए, टीचर को दे दिए, और टीचर ने सारों का इकट्ठा करके बाहर भिजवा दिया। या अगर स्टूडेंट ये कहते हैं हम तो एक एक जाएंगे और दे के आएंगे, अब एक एक जा रहे और दे के आ रहे, इसको मतलब कि क्या कहते हैं, यूनिडायरेक्शनल, या सॉरी क्या कहते हैं हम इसको, यूनिसेलुलर ग्लैंड कहते हैं। समझ में आ गया। ये कौन सी होती है हमारे पास, अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो बात करते हैं हम गोबलेट सेल। कौन सी आती है, गोबलेट सेल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर की। अब आते हैं हम किस पर, मल्टी सेलुलर ग्लैंड, मल्टी सेलुलर ग्लैंड। तो मल्टी सेलुलर में आता है हमारे पास कौन, एग्जाम्पल मल्टी सेलुलर में आता है सेलाइवरी ग्लैंड, सेलाइवरी ग्लैंड। यानी सेलाइवरी ग्लैंड कौन सी होती है हमारे पास, सेलाइवरी ग्लैंड होती है मल्टी सेलुलर, यानी बहुत सारी मतलब कि सेल्स किसमें करती, एक ही डक्ट में अपना सीक्रेशन देती है। मोस्ट इंपोर्टेंट इसके डायग्राम से क्वेश्चन आता है, क्योंकि डायग्राम सबसे कंफ्यूजिंग है। अब कंफ्यूजिंग कैसे है, अगर आप देखकर ही पता लगा लोगे इसका। जैसे सबसे पहले हमारे पास यूनिसेलुलर का है, यूनिसेलुलर का डायग्राम है। अब यूनिसेलुलर में आप इस टाइप का डायग्राम देखेंगे और यहाँ पर क्या होती है, अलग अलग सेल्स होती हैं अंदर इस टाइप से। ओके, ये इस टाइप से क्या होती है, सेल्स होती है। ये सारी की सारी सेल अपना अलग से क्या देगी, कंट्रीब्यूशन देगी। ये सारी सेल अपना क्या देगी, अलग से कंट्रीब्यूशन देगी। ये समझ में आ गया। तो ये होती है हमारे पास गोबलेट सेल। अब दिखने में ये लग रहा है कि बहुत सारी सेल है, तो ये कौन सा मल्टी सेलुलर होना चाहिए, पर नहीं, क्योंकि इसमें सारी सेल अलग अलग सीक्रेशन दे रही है, इसलिए ये कौन सी, यूनिसेलुलर है। चलिए ठीक है, ये कहां पर प्रेजेंट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। नेक्स्ट आते हैं हम किस पर, मल्टी सेलुलर पर। किस पर आते हैं, मल्टी सेलुलर पर।
ओके। मल्टी सेलुलर में अगर हम बात करते हैं तो मल्टी सेलुलर में कौन आता है हमारे पास, इस टाइप की डक्ट आती है। ओके, जिसमें क्या होता है, एक ही मतलब सेल के अंदर यानी बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या करती है, एक ही डक्ट के अंदर अपना सीक्रेशन देती है। इसको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर कहते हैं। कंप्लीट है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। तो ये अब इसमें अगर हम और भी देखें तो इसको में दो टाइप की ग्लैंड हो सकती है। फर्स्ट होती है कौन सी, एक्सोक्राइन। कौन सी होती है, एक्सोक्राइन। और एक होती है कौन सी, एंडोक्राइन। ओके, एक्सोक्राइन क्या होती है हमारे पास, डक्ट प्रेजेंट होती है, डक्ट इज प्रेजेंट। ओके, और ये क्या होती है, डक्ट लेस होती है यानी डक्ट नहीं होती है। अब इसमें अगर हम बात करते हो तो कौन आते हैं, एंजाइम। और इसमें बात करते हैं तो कौन आते हैं, हार्मोन। कंप्लीट है यहां तक। तो ये हमारे पास हो गया कौन सा, ग्लैंडुलर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ग्लैंडुलर का मतलब कि क्या होता है, जिसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। ओके, यानी जो टिश्यू किसका काम करने लगता है, ग्लैंड का काम करने लगता है, मॉडिफिकेशन। ओके, समझ में आ गया। इसमें एग्जांपल कौन कौन से, यूनिसेलुलर का गोबलेट सेल, और मल्टीसेलुलर का कौन सा है, सैलिवरी ग्लैंड, और बाकी सारी ग्लैंड आती है। अब इसमें दो प्रकार की ग्लैंड हो सकती है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन क्या होती है, जो एंजाइम सीक्रेशन करती है, और एंडोक्राइन क्या होती है, जो हार्मोन सीक्रेशन करती है। मीरोक्राइन, एपोक्राइन और होलोक्राइन भी पार्ट है, लेकिन इसमें नहीं, अब सिलेबस से हट चुका है। ठीक है, पुरानी एनसीईआरटी में था। तो यहां से भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अब स्यूडो का नाम ही क्लियर है, जूठा। क्या नाम है इसका, जूठा। अब जूठा हमें कैसे पता चलेगा, ओके। अब इसमें क्या होता है, मैं पहले डायग्राम बना के आपको समझा देता हूं। ओके, अब आपको ऐसा, अगर इस डायग्राम को देखोगे तो एहसास होगा। ठीक है, क्या एहसास होगा, ये आपको देखना है। ओके, ये इस टाइप का। अगर यहां पर आप देखोगे तो आपको ऐसा लग रहा है एक ये भी है, एक ये भी लेयर है। समझ में आया, यानी आपको ऐसा ऑब्जर्व होता है मल्टी लेयर का, लेकिन प्रेजेंट होती है केवल और एक सिंपल लेयर और सिंगल लेयर। इसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। कंप्लीट है। चलिए तो लिखते हैं इसके बारे में। वी ऑब्जर्व मनी लेयर, वी ऑब्जर्व मल्टी लेयर, but present only a single layer, a single layer in this. ओके, यानी हमें ऑब्जर्व होता है कि बहुत सारी लेयर, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं, हमें एहसास होता है कि बहुत सारी लेयर होती है, यानी ऐसा ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन प्रेजेंट होती है कौन सी, एक सिंगल लेयर। समझ में आ गया, ठीक है। तब हमें पता चलता है कि ये क्या है, जूठी है। क्या है, जूठी है। अगर आप देखेंगे कि कई बार कि ऐसा नहीं हो सकता, यानी अगर आप देखेंगे कि बस गर्मी का टाइम में हमें पानी का एहसास होता है, जितना पास जाओगे उतना ही दूर एहसास होगा, यानी वो एक झूठे टाइप का। ये भी क्या होती है, झूठी, यानी बहुत सारी लेयर दिख रही है, लेकिन है कितनी है, एक ही लेयर है। समझ में आ गया, चलिए ठीक है। तो अब आता है हमारे पास इसके एग्जाम्पल। इसमें एग्जाम्पल में आता है हमारे पास ट्रेकिया। कौन आती है, ट्रेकिया, यानी ट्रेकिया के अंदर मल्टी लेयर का एहसास होता है, लेकिन केवल एक ही लेयर प्रेजेंट होती है। तो यहां तक हमारे पास हो गया कंप्लीट। सबसे पहले हमने पढ़ा टिश्यू के बारे में। टिश्यू में हमने 4 टाइप पढ़े। उसके बाद इपिथेलियल पढ़ा, इपिथेलियल के 2 टाइप, एक तो सिंपल और एक कौन सा था हमारे पास, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास बोलते हैं कौन सा, कंपाउंड। ठीक है, तो अब स्यूडो स्ट्रेटिफाइड के अंदर हम देखते हैं। तो सबसे पहले उसमें टाइप पढ़े हमने, क्यूबॉइडल पढ़ा, उसके बाद कोलिमिनार पढ़ा, फिर स्क्वेमस पढ़ा, और कौन सा पढ़ा, सिलेटेड पढ़ा, और ग्लैंडुलर पढ़ा, और उसके बाद कौन सा आ गया, स्यूडो आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम टाइप ऑफ कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ओके, इसका काम क्या होता है, इसका काम ये, एक तो क्या होता है, ये मल्टी लेयर होता है। क्या होता है, मल्टी लेयर होता है। क्या होता है, ये मल्टी लेयर होता है, यानी 2 से 3 लेयर से ज्यादा होती है। इसके अलावा ये और क्या काम करता है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है, नहीं सुरक्षा का काम करता है, प्रोटेक्शन। ओके, यानी सुरक्षा का काम करता है। चलिए अब ट्रांजिशनल, ये कितने टाइप का होता है, एक तो ट्रांजिशनल और एक होता है स्ट्रेटिफाइड। ट्रांजिशनल का मतलब कि क्या होता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है रेस्ट टाइम में, बट वो डिसअपीयर हो जाती है किसके टाइम, स्ट्रेचिंग के टाइम। अब इसको मैं अगर एग्जांपल से समझाऊं तो हमारे पास जैसे ये एक पेपर है, ठीक है, अगर इस पेपर को आप देखोगे तो मतलब ये सिंपल लेयर है पहले, मतलब ठीक है, लेकिन अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, मल्टी लेयर बना देता हूँ इस टाइप से। यानी अगर आप ये देखोगे तो मतलब कि कौन सा बन गया, मल्टी लेयर बन गया।
अब स्ट्रेचिंग यानी रेस्ट के टाइम या बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, लेकिन जैसे जैसे इस पर प्रेशर जाएगा स्ट्रेचिंग के टाइम ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होगी, डिसअपीयर होगी। वही हमारे पास कौन सा है, ट्रांजिशनल है। कौन सा है, ट्रांजिशनल इपिथेलियल टिश्यू। और कौन सा इपिथेलियल है, कॉम्पाउंड। समझ में आ गया। तो चलिए इसके बारे में हम लिखते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन is present during रेस्ट टाइम, यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है कौन से टाइम, रेस्ट टाइम, ठीक है। बट डिसअपीयर अपीयर एट द टाइम ऑफ स्ट्रेचिंग, ओके। यस, यानी ये डिसअपीयर हो जाती है किसके टाइम, स्ट्रेचिंग के टाइम। अब स्ट्रेचिंग के टाइम डिसअपीयर हो जाती है, ये किसमें होती है हमारे पास, अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो ये होती है यूरिनरी ब्लैडर में। किसमें होती है, यूरिनरी ब्लैडर में। यानी यूरिनरी ब्लैडर में तभी तो मतलब कि क्या होता है, पहले उसमें ऐसा रहता है, लेकिन जैसे जैसे उस पर प्रेशर बढ़ता जाता है पानी का, तो वो क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन लगभग हटने लगती है। समझ में आ गया, तभी ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या आ सके, अंदर पानी आ सके। तो एग्जाम्पल आता है इसमें यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। एक आता हमारे पास कौन सा, रीनल पेल्विक। कौन सा आता है, रीनल पेल्विक, रीनल पेल्विक, ओके। नेक्स्ट आता है रीनल पेल्विक। अब यूरिनरी ब्लैडर से ही ध्यान रखना, इसको जाना जाता है कौन सा, यूरोथीलियम नाम से। किस नाम से जाना जाता है, यूरोथीलियम, ओके, यूरोथीलियम। कंप्लीट है यहां तक। अब आता है हमारे पास स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, स्तरित यानी मल्टी लेयर्ड, नाम से क्लियर। अब ये कौन सा होता है, मल्टी लेयर्ड। ये बिल्कुल इक्वल होता है किसके, सिंपल के, लेकिन बिल्कुल उसके भी टाइप है क्यूबोइडल, स्क्वेमस और कौन सा, कोल्यूमिनार। इसके भी वही टाइप होंगे, लेकिन केवल और केवल फर्क क्या होगा, वहां पर सिंगल सिंगल लेयर थी और यहां क्या हो जाएगी, मल्टी लेयर हो जाएगी। समझ में आ गया। चलिए अब स्ट्रेटिफाइड के अंदर हम बात करते हैं, इसके कितने टाइप होते हैं। तो पहला होता है इसका भी कौन सा, स्क्वेमस। कौन सा होता है, स्क्वेमस, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं तो कौन सा होता है, क्यूबोइडल। कौन सा होता है, क्यूबोइडल। और थर्ड आता है हमारे पास कौन सा, कोल्यूमिनार। थर्ड कौन सा आता है हमारे पास, कोल्यूमिनार, ठीक है। अब स्क्वेमस के फिर से टू टाइप होते हैं, एक तो केराटिनाइज्ड और एक होता है कौन सा, नॉन केराटिनाइज्ड। यानी एक तो होता है केराटिनाइज्ड और एक कौन सा होता है, नॉन केराटिनाइज्ड, ओके। केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड, इसके बारे में हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। अब क्यूबोइडल में अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, ओके, तो इसमें आता है हमारे पास एक तो मेमरी ग्लैंड। क्या आता है, मेमरी ग्लैंड। और एक आता है हमारे पास कौन, पेंक्रियास। मेमरी ग्लैंड के बाद कौन आता है, पेंक्रियास। ये कौन से के एग्जांपल है, क्यूबोइडल, यानी क्यूब शेप की होती है लेकिन मल्टी लेयर है, बस फर्क ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कोल्यूमिनार का। अगर कोल्यूमिनार के हम एग्जांपल की बात करते हैं तो इसमें आता है हमारे पास कौन सा, एक तो लेरिंग्स और एक आता है कौन सा, इपिग्लोटिस, ठीक है। ये कार्टिलेज का भी एग्जांपल, लेकिन इसके बारे में भी नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं। तो यहां तक क्लियर है। क्यूबोइडल वगैरह में ये 2005 से जो पहले की एनसीईआरटी थी उसमें अगर आप लास्ट 33 ईयर के क्वेश्चन सोल्व करोगे तो उसमें मिलेगा आपको। कई बार क्या होता है, एक स्टूडेंट ये कह देते कि सर आपने, अब पहले तो ये कहेंगे एनसीईआरटी का पढ़ाई है, जब वो पीवाईक्यू सोल्व करने जाएंगे और कुछ होंगे नहीं कि सर आपने ये तो पढ़ा ही नहीं। उसके लिए पढ़ाना जरूरी है, लेकिन कहीं कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए जरूरी है, रिस्क नहीं लेने का, ठीक है, बिल्कुल भी। अब आता है हमारे पास स्क्वेमस में केराटिनाइड और कौन सा आता है, नॉन केराटिनाइड। अब आता है हमारे पास पहला तो कौन सा, केराटिनाइड, और एक कौन सा आता है, नॉन केराटिनाइड। केराटिन, कई बार आपने सुना होगा शैम्पू आते हैं कि ये केराटिन के लिए ये करवा रहे हैं। बहुत सारी गर्ल्स को आपने देखा है कि केराटिनाइजेशन करवाए हेयर्स में। तो क्या होता है केराटिनाइड, सबसे पहले तो केराटिनाइड क्या है, सबसे पहले तो ये डेड होती है। क्या होती है, डेड सेल्स होती है, ठीक है। यानी बॉडी में ये डाइजेस्ट नहीं होती। एक टाइप की केराटिन, एक टाइप की क्या है, प्रोटीन है। ये बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होती तो फिर उसका क्या होता है, सीक्रेशन ऑफ बॉडी का, जैसे हेयर्स के थ्रू, ठीक है, नेल्स के थ्रू। तो ये होता है। अगर गाय भैंस में देखोगे तो हॉर्न्स होते हैं, उनके सींग होते हैं, वो भी किसके एग्जांपल है, केराटिनाइड के। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। इसके कुछ पीवाईक्यू में क्वेश्चंस हैं। पहले ये क्या होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है,
यानी न्यूक्लियस नहीं होगा। इसके अलावा ये क्या होती है, डेड होती है। क्या होती है, डेड होगी, यानी मृत होगी तो न्यूक्लियस का काम नहीं है, ठीक है, और न्यूक्लियस हो गई नहीं डेड में। अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, किसके, किरेटनाइज्ड के, तो किरेटनाइज्ड के अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल आता है हमारे पास कौन सा, हेयर्स, फिर आता है कौन, नेल्स, और उसके बाद कौन आता है, हॉर्न्स, ठीक है। यानी हेयर, नेल्स और हॉर्न्स, यानी ये सींग वगैरह सारे के सारे किसके बनते हैं, किरेटनाइड के बनते हैं। यहां तक ठीक है, लेकिन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आता है हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, यानी स्किन की आउटर मोस्ट लेयर होती है, वो भी किसकी बनती है, किरेटिन की बनती है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन। यानी हम यहां पर लिखते हैं आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन। चलिए, अब आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन में क्या होता है हमारे पास, अगर इसको हम समझना चाहें, ठीक है, तो आउटर मोस्ट लेयर को अगर हम समझना चाहें तो कई बार आपने देखा होगा कि गर्ल्स वगैरह क्या करवाते हैं, माउथ पर फेशियल करवाते हैं। अब फेशियल की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि कुछ टाइम बाद उस फेस में ऐसा एहसास होता है कि ये ब्लैक यानी डार्कनेस आती जा रही है। उसका रीजन ये होता है कि स्किन पर कौन लेयर आ जाती है, कौन सी आ जाती है, किरेटिनाइड। अब वो किरेटिनाइड लेयर को हटाने के लिए क्या करते हैं, फेशियल करवाते हैं। अब फेशियल में दिक्कत ये है कि कुछ दिन बाद फिर से फेशियल की जरूरत पड़ती है। क्यों, क्योंकि ये लेयर फिर से आ जाएगी, स्किन की लेयर जो आउटर मोस्ट लेयर वो फिर से आ जाएगी, फिर से फेशियल, फिर लेयर को हटा दिया, फिर फेशियल। समझ में आ गया। अब इसके अलावा आता है स्नेक के अंदर, स्नेक में आपने देखा स्नेक और जो हमारे पास क्या होती है, लिजार्ड होती है, वो लिजार्ड, ठीक है। अब इनके अंदर भी ये क्या करती है, बार बार किरेटिन का मतलब कि स्किन हटाती है। अगर आपने देखा होगा सांप की जो केंचुल हटाता है वो भी किसकी बनी होती है, किरेटिन की। चलिए कंप्लीट है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास नॉन किरेटिनाइड में। नॉन किरेटिनाइड में ये क्या होती है, न्यूक्लिएटेड होती है। क्या होती है, न्यूक्लिएटेड होती है। इसके अलावा ये क्या होती है, लिविंग होती है। क्या होती है, लिविंग सेल्स होती है। क्या होती है, लिविंग सेल्स होती है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, तो एग्जाम्पल में आता है सबसे पहले हमारे पास हार्ड पैलेट, यानी बक्कल कैविटी का पार्ट होता है कौन सा, अगर आप देखेंगे, यस, अगर टंग लगाएंगे ऊपर तो ये क्या होता है, हार्ड पैलेट होता है, ठीक है। एक होता है हार्ड पैलेट। चलिए जी, हार्ड पैलेट के अलावा अगर आप और समझेंगे तो एक आता है इंटरनल, इनर लाइनिंग ऑफ वेजाइना, इनर लाइनिंग ऑफ वेजाइना, यानी वेजाइना के अंदर आप क्या देखेंगे, इनर फोल्ड देखेंगे। वो फोल्ड किसकी वजह से बने होते हैं, कि नॉन किरेटिनाइड की वजह से। इसके अलावा नेक्स्ट आता हमारे पास कौन से, लिप्स, ओके, यानी लिप्स के ऊपर भी बार बार कवर आ जाता है, उस कवर को हटाते हैं हम या ऑटोमेटिक हट जाता है, सर्दी आते हैं, ठीक है, रूखी सी त्वचा, फिर आ जाती है बोरोप्लस। समझ में आ गया। अब बोरोप्लस लगाओगे तो भी वही है कि स्किन तो हट के रहेगी। समझ में आ गया। तो लिप्स के ऊपर भी क्या पाई जाती है, नॉन किरेटिनाइड पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये यहां तक कंप्लीट है। कौन कौन से टिश्यू हो गए हमारे पास, सबसे पहले हो गया सिंपल और कौन सा हो गया, कंपाउंड। तो ये दोनों कंप्लीट है हमारे पास। कौन सा, इपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट। अब इपिथेलियल टिश्यू के अंदर क्या होते हैं, जंक्शन प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, जंक्शन प्रेजेंट होते हैं। अब जंक्शन क्या काम करते हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले कुछ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा यहाँ पर आते हैं, और ये आते हैं क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग पर, सीधे सीधे। तो मैच द फॉलोइंग पर क्वेश्चन आते हैं, वो किस टाइप से आते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। जंक्शन इज प्रेजेंट इन, जंक्शंस आर प्रेजेंट इन इपिथेलियल टिश्यू, यानी ये किसमें प्रेजेंट होता है, इपिथेलियल टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है। अब जंक्शन कितने टाइप के होता है, इससे याद रखना अपने को टैग से, टी ए जी, टी ए और जी, यानी जो टैग हम किसी को भी करते रहते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारे पास कौन सा, टाइट जंक्शन। कौन सा आता है, टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन, ओके। टाइट जंक्शन नाम से क्लियर है कि बिल्कुल क्या रहता है, ये टाइट रहता है, टाइटली अटैच्ड रहता है, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है दो सेल्स के बीच में, ओके। क्लोजली क्या रहता है, अटैच रहता है, या टाइटली अटैच्ड, अटैच्ड रहता है, नो मूवमेंट, नो मूवमेंट ऑफ एनी सबस्टेंस, नो एनी मूवमेंट ऑफ एनी सबस्टेंस बिटवीन टू सेल्स, यानी टू सेल्स के बीच में कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एरेरिंग जंक्शन। कौन सा आता है, एरेरिंग जंक्शन।
अब एडहरिंग जंक्शन के अंदर क्या होता है, ध्यान रखना, दो सेल्स के बीच में मूवमेंट होता है, यानी अगर दो सेल्स के बीच के प्लाज्मा मतलब कि आपस में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, साइटोप्लाज्म आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, मूवमेंट। सबस्टेंस प्रेजेंट बिटवीन टू सेल्स, यानी दो सेल्स के बीच में सबस्टेंस का मूवमेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं हम थर्ड किसके बारे में, गैप जंक्शन के बारे में। किसके बारे में, गैप जंक्शन के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, गैप जंक्शन। ओके, मूवमेंट ऑफ आयंस, यानी इसमें किस किस का मूवमेंट होता है, एक तो आयंस, मूवमेंट ऑफ आयंस, इसके अलावा किसका होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, molecules and sometime large molecule। ठीक है जी, यानी सबसे पहले टाइट जंक्शन, दो सेल्स के बीच में कोई मूवमेंट नहीं होगा। एदरिंग जंक्शन यानी दो सेल्स के बीच में मूवमेंट होगा, लेकिन गैप जंक्शन, गैप जंक्शन का मतलब आप आते हम ये समझ लेते दो सेल्स के बीच में गैप है, यानी किसी भी सबस्टेंस का मूवमेंट नहीं होगा, बिल्कुल गलत। आयंस का मूवमेंट होता है और स्मॉल मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है, कभी कभार ये एनसीईआरटी की लाइन है कि लार्ज मॉलिक्यूल का भी मूवमेंट हो सकता है, किसके बीच में, गैप जंक्शन के बीच में, और किसके बीच में, दो सेल्स के बीच में। तो यहां तक कंप्लीट है हमारे पास। नेक्स्ट हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो कनेक्टिव टिश्यू का सबसे पहले अगर हम इसके वर्क की बात करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के वर्क की, तो ये क्या वर्क करता है, लिंक एंड सपोर्ट, यानी लिंक और सपोर्ट करने का काम करता है। लिंक यानी किसी भी दो सेल्स को जोड़ने का, ठीक है, और सपोर्ट का मतलब उनको सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा नेक्स्ट लाइन हमारे पास आती है ऑल कनेक्टिव टिश्यू, एनसीईआरटी की लाइन है, ऑल कनेक्टिव टिश्यू सीक्रेट फाइबर्स। अब फाइबर कौन कौन से, कोलेजन और इलास्टिन, यानी सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू क्या सीक्रेट करते हैं, इलास्टिन और कोलेजन फाइबर का सीक्रेशन करते हैं, लेकिन ब्लड सीक्रेट नहीं करता। और यही इसमें नीट का स्टेटमेंट था कि ब्लड क्या सीक्रेट करता है, इलास्टिन और कोलेजन फाइबर, तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता हमारे पास ऑल कनेक्टिव टिश्यू सीक्रेट, ऑल कनेक्टिव टिश्यू सीक्रेट फाइबर्स। अब फाइबर्स कौन कौन सा हो गया, कोलेजन एंड इलास्टिन, ओके, एक्सेप्ट ब्लड, ओके, यानी ये किसका सीक्रेशन करता है, इलास्टिन फाइबर और कोलेजन का सीक्रेशन करता है, लेकिन कौन नहीं करता है, ब्लड नहीं करता है। अब इसका मतलब कि फाइबर्स का अगर देखा जाए तो वर्क क्या है, तो ये क्या प्रदान करता है, फर्स्ट देता है स्ट्रेंथ, उसके बाद देता है इलास्टिसिटी, और उसको क्या देता है, फ्लेक्सिबिलिटी, ओके, यानी स्ट्रेंथ देगा, स्ट्रेंथ का मतलब उसको सुरक्षा देगा, मजबूती देगा। इसके अलावा इलास्टिसिटी यानी थोड़ा खिंचाव देगा, और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि थोड़ा बहुत घूम सकता है। ये किसके कारण है, कनेक्टिव टिश्यू के कारण है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो फाइबर्स हैं उसके कारण, ओके। नेक्स्ट आता हमारे पास कौन सा, चलिए, मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड सीक्रेट मैट्रिक्स, ओके, यानी जो हमारे पास मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड होती है वो किसका सीक्रेशन करती है, मैट्रिक्स का सीक्रेशन करती है। मैट्रिक्स क्या करती है, उसको थोड़ा बहुत लूज रखती है, क्या काम करती है, लूज रखने का काम करती है। तो यहां तक हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू के क्या था, फंडामेंटल थे, मतलब ये कैसे बना होता है। तो नेक्स्ट आता हमारे पास सबसे पहले इंग्रेडिएंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। इसमें सबसे पहला आता हमारे पास सेल्स, क्या आता है, सेल्स, यानी सेल्स के बारे में है। ओके, सबसे पहले सेल्स में आता हमारे पास कौन सा, फाइब्रोब्लास्ट। कौन सा आता है, फर्स्ट फाइब्रोब्लास्ट, अब फाइब्रोब्लास्ट में किस किस का सीक्रेशन होता है, तो इसमें एक तो होता है सीक्रेशन फाइबर का, और फाइबर्स के साथ और किसका सीक्रेशन होता है, इसमें मैट्रिक्स का, किसका होता है,
मैट्रिक्स, इन दोनों का क्या होता है, सीक्रेशन होता है। ओके। अब अगर फाइबर्स की बात की जाए तो फाइबर्स आपको पता है जनरली कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। अब 2 टाइप में दोनों कौन कौन से हो गए हमारे पास, तो एक हो गया कौन सा, इलास्टिन, और एक कौन सा हो गया, कोलेजन। कौन सा हो गया, कोलेजन। इलास्टिन एंड कोलेजन फाइबर्स, ये दोनों का सीक्रेशन होता है। कंप्लीट हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट सेल किसका सीक्रेशन करती है, फाइबर्स और मैट्रिक्स का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास मास्ट सेल। कौन सी आती है, मास्ट सेल्स होती है कनेक्टिव टिश्यू में। अब मास्ट सेल क्या काम करती है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो मास्ट सेल में सबसे पहले होता है कौन सा, हिपेरिन। ओके, इसके बाद होता है हिस्टेमिन, और उसके बाद आता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन, ओके। अब हिपेरिन किसका काम करता है, एंटी कोगुलेंट का, एंटी कोगुलेंट का काम करता है। कैसे काम करता है, यानी ब्लड को जमने से रोकता है। आपने बचपन में कई बार पढ़ा होगा कि हमारे अगर ब्लड बैंक में ब्लड लेने जाते हैं, अगर नॉर्मल यहाँ पर कट लगा और ब्लड गिरा, वो तुरंत क्लॉट हो जाएगा, लेकिन फिर भी ब्लड ग्रुप रखा रहता है कहां पर, ब्लड बैंक में, वो जमता नहीं। उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन हमारे पास उसके अंदर क्या डाला जाता है, हिपेरिन डाला जाता है। क्या डाला जाता है, हिपेरिन डाला जाता है, ताकि उसको जमने से रोका जा सके। इसके अलावा अगर हम एक और विधि देखते हैं, ठीक है, अगर एक और विधि देखते हैं, आपने देखा है किडनी अगर फेलियर हो जाती है, ठीक है, तो वहां पर डायलिसिस करवाया जाता है। अब डायलिसिस मशीन जो होती है उसमें क्या होता है, हिपेरिन डाला जाता है, ताकि वहां पर भी ब्लड जमने से रोका जा सके। चलिए अब आता है हिस्टेमिन। ये किसका काम करता है, वेसो डायलेटर का, वेसो डायलेटर का। ओके, और ये काम करता है इसका, वेसो कॉन्ट्रैक्टर का। ठीक है, वेसो डायलेटर का मतलब ये है कि अगर आप धमनी और सिराएं हैं, जैसे मतलब हमारे पास आर्टरीज एंड वेन्स है, अगर उनको क्या कर दोगे, रेडियस बढ़ा दोगे, तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, वेसो डायलेटर। और अगर इसकी रेडियस कम हो जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेसो कॉन्ट्रैक्टर। समझ में आ गया, तो इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट आता हमारे पास कौन सा, प्लाज्मा सेल। कौन सा आता है, प्लाज्मा सेल्स। ओके, प्लाज्मा सेल्स। अब प्लाज्मा सेल्स किसका काम करती है, एंटीबॉडी बनाने का। किसका काम करती है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन करती है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन का काम करती है। कौन, प्लाज्मा सेल। ठीक है, इसको कार्टव्हील सेल भी कहते हैं। कार्टव्हील सेल कहने का रीजन ये है यहां पर, क्योंकि ये कार्टव्हील शेप की होती। कौन से शेप की होती, कार्टव्हील शेप की होती। तो हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट हो गया, मास्ट सेल हो गया, और प्लाज्मा सेल हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता हमारे पास कौन सा, मैक्रोफेज। कौन सा आता, फोर्थ, मैक्रोफेज सेल, मैक्रोफेज। ये मैक्रोफेज किसका काम करती है, फेगोसाइटिक सेल का काम करती है। किसका काम करती है, फेगोसाइटिक सेल का, फेगोसाइटिक सेल्स का वर्क करती है। ठीक है, अब ये क्या करती है, जितनी भी डेड सेल्स होगी या खराब सेल होगी उसको क्या करेगी, खा लेगी। अगर बॉडी में कोई भी बाहर से मतलब पैथोजन आया है एंटीजन के फॉर्म में, उसको भी ये क्या कर लेगी, खा लेगी। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आता हमारे पास कौन सा, क्रोमेटोसाइट। क्या आता है, क्रोमेटोसाइट। अब ये क्रोमेटोसाइट किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो कलर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कलर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, या हम इसको बोल सकते हैं पिगमेंटेशन। ओके, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, पिगमेंटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद आता हमारे पास ग्राउंड सबस्टेंस। क्या आता है, ग्राउंड सबस्टेंस, ग्राउंड सबस्टेंस, ग्राउंड सबस्टेंस। ग्राउंड सबस्टेंस। अब ग्राउंड सबस्टेंस के अंदर क्या क्या होता है, एक तो ग्लाइकोप्रोटीन होती है, एक क्या होता है, हाइल्यूरोनिक एसिड होता है। क्या होती है, एक तो होती है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन के अलावा क्या होता है, हाइल्यूरोनिक एसिड होता है। क्या होता है, हाइल्यूरोनिक एसिड होता है। ये किसके अंदर होता है, ग्राउंड सबस्टेंस के अंदर होता है। किसके अंदर, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो इंग्रेडिएंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये दोनों जो मतलब कि है, कौन सा, ग्लाइकोप्रोटीन और हाइल्यूरोनिक एसिड, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है,
तो जो ये हमारी स्किन होती है ये ग्लो करती है, वो किसके कारण करती है? इनके कारण करती है, स्किन ग्लो के लिए। किसके लिए है स्किन ग्लो करने के लिए? कौन है? ग्लाइकोप्रोटीन और हाइल्यूरोनिक एसिड। आपने कहीं बार देखा होगा जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी जो हॉलीवुड्स वगैरह में या बड़ी बड़ी मूवीज में यूज होते हैं, ठीक है, इसके अलावा मतलब जो मॉडल्स यूज करते हैं वो नेचुरली बने होते हैं, सिंथेटिक नहीं बने होते। इंडिया में जितने भी आते हैं वो सारे आर्टिफिशियल है, यानी केमिकल से बने होते हैं, जो नुकसान भी करते हैं। लेकिन बहुत सारे, अब आपने हॉलीवुड एक्टर्स का नाम सुना होगा, एलेंजना जोली, वो क्या करती है आपको पता है? कीड़े खाती है, क्योंकि कीड़ों में सबसे ज्यादा ग्लाइकोप्रोटीन होता है, उसकी स्किन के लिए क्या है? हेल्थी है, तो स्किन में क्या रहेगा? ग्लो रहेगा। एलेंजना जोली जो टॉप मोस्ट एक्टर है हॉलीवुड की, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? आर्टिफिशियल मतलब कि क्या करते हैं? नहीं लेते हैं, और कौन सा? नेचुरली जितने भी प्रोडक्ट है उनका यूज करते हैं, और सीधे कीड़े खाते हैं। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि उनमें सीधा का सीधा ग्लाइकोप्रोटीन है, तब कनेक्टिव टिश्यू है बॉडी के अंदर, तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या आएगा? ग्लो आएगा, तो स्किन में ग्लो आएगा डेफिनेटली। तो ये कंप्लीट हुआ हमारे पास। नेक्स्ट आता, हमने फाइबर पढ़े थे अभी, फाइबर्स। ओके, फाइबर्स। अब फाइबर्स हमारे पास दो टाइप के थे, एक तो कौन से थे? कोलेजन। कौन सा था? कोलेजन। कोलेजन। और सेकंड कौन सा था? इलास्टिन। ओके, कोलेजन था, और कौन सा था? इलास्टिन था। अब ये क्या होता है? नॉन इलास्टिक होता है। क्या होता है? नॉन इलास्टिक, ठीक है। और ये क्या होगा? इलास्टिन हमारे पास इलास्टिक होगा। क्या होगा? इलास्टिक होगा, ठीक है। अब ये कलर में कौन सा होता है हमारे पास? ध्यान रखना, कलर में कौन सा होता है? व्हाइट। क्या होता है? व्हाइट। और ये क्या होता है? लाइट येलो। लाइट येलो, ठीक है। अब इलास्टिक और नॉन इलास्टिक के लिए कौन सा है? ध्यान रखना, यानी एज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओल्डनेस, हम लिख सकते हैं बुढ़ापे के लिए, ठीक है। यानी अगर आपने देखा होगा बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स वगैरह हैं, जैसे अमिताभ बच्चन हो गया, अगर आप देखेंगे उनको तो अभी भी बुढ़े नहीं दिखाई देते, जबकि गांव में अगर आप या सिटी के अंदर ऐसे लोग देखेंगे जिनकी स्किन यहाँ पर लटक जाती है, अब वो स्किन को रोकने के लिए क्या करते हैं? उसको कटवा देते हैं। समझ में आ गया? अब बहुत सारे वो स्किन लटकी क्यों है? क्योंकि स्किन के अंदर कौन सा होता है? कोलेजन फाइबर होते हैं। वो कोलेजन फाइबर इलास्टिक तो है नहीं कि वापस से मतलब कि क्या हो जाए? नॉर्मल हो जाए। समझ में आ गया? यानी जैसे अगर कोई बुढ़ा होता जाएगा उसके अंदर मेटाबॉलिक रेट कम होगी, यानी वो खाना इतना डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, तो बॉडी क्या करेगी? जो उसके अंदर फैट होगा उसको तोड़ेगी, डिकम्पोज करेगी। तो अब तोड़ने के कारण अब उसमें क्या होगा? जो स्किन है, स्किन के नीचे जितनी भी फैट है वो जाने लगेगी, यहाँ की जो क्या है कोलेजन तंतु है वो लटकने लगेंगे। समझ में आ गया? इस वजह से झुर्री आती है स्किन पर। कंप्लीट हमारे पास। तो ये हो गया कौन सा? कोलेजन और इलास्टिन। चलिए, इसके बाद आते हैं हम इसके टाइप के ऊपर, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब टाइप में आते हैं हमारे पास, इसके कितने टाइप होते हैं? तो इसके कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं, ठीक है। चलिए, फर्स्ट आता है हमारे पास कौन सा? लूज कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा आता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद आता है हमारे पास डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और उसके बाद आता कौन सा? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू यानी स्पेशलाइज्ड होते हैं, ठीक है। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू यानी लूज है थोड़ा सा। अब लूज किसकी वजह से? फाइबर्स कम है और मैट्रिक्स क्या है? ज्यादा है, ठीक है, यानी हाई मैट्रिक्स। हाई मैट्रिक्स और लो क्या होते हैं? फाइबर्स होते हैं, ठीक है। हाई मैट्रिक्स होते हैं और लो क्या होते हैं? फाइबर्स होते हैं। नेक्स्ट आता हमारे पास, चलिए, इसमें क्या होगा? मीडियम, तो क्या होगा? मैट्रिक्स होगा, और मीडियम ही कौन होगा? फाइबर्स, ठीक है। जिसकी वजह से ये क्या होगा? मीडियम होगा, ना तो ज्यादा लूज होगा ना ही ज्यादा क्या होगा? सॉलिड होगा। चलिए, नेक्स्ट आता हमारे पास स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अगर स्पेशलाइज्ड की हम बात करते हैं तो स्पेशलाइज्ड के अंदर क्या होगा? हाई तो कौन होगा बताइए? अगर सॉलिड है तो हाई होगा फाइबर्स। कौन होगा? फाइबर्स, ओके। और लो कौन होंगे? लो होंगे मैट्रिक्स। चलिए, कंप्लीट है यहां तक। अब अगर हम लूज कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स की बात करते हैं तो इसके 2 टाइप होते हैं। एक तो होता है हमारे पास कौन सा? एरियोलर। कौन सा होता है? एरियोलर। और एक होता है कौन सा? एडिपोज। कौन सा होता है?
एडिपोस। एरियोलर और कौन सा होता है, एडिपोस। अब अगर डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो डेंस भी 2 टाइप का होता है। अब 2 कौन कौन से टाइप है बताएंगे आप? तो अगर इसकी हम बात करते हैं टाइप की, तो ये कितने टाइप का होता है हमारे पास? एक तो डेंस रेगुलर, कौन सा आता है, डेंस रेगुलर, ओके। और नेक्स्ट कौन सा आता है, डेंस इररेगुलर, ओके। डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर टाइप का होता है। अब यह आता हमारे पास एक तो कौन सा, स्केलेटल, और एक कौन से टाइप का होता है, फ्लूइड टाइप का होता है। कौन सा होता है, फ्लूइड टाइप का होता है, ठीक है। अगर स्केलेटल में बात करें तो हमारे पास बोन्स और कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। और फ्लूइड में अगर बात करें तो ब्लड और लिम्फ होते हैं। अभी इसके बारे में हम नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट हुआ कौन सा, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। पहला था हमारे पास लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसके बारे में अभी हमने लिखा है कि इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स हाई होता है। मैट्रिक्स क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। अब मैट्रिक्स हाई होने के साथ साथ अगर लूज कनेक्टिव टिश्यू को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप का होता है हमारे पास, 2 टाइप का होता है। पहला होता है और दूसरा होता है, ठीक है। हाँ, अब पहला कौन सा होता है हमारे पास, एरियोलर, कौन सा होता है, एरियोलर। और दूसरा होता है हमारे पास कौन सा, एडिपोस, एडिपोस, ठीक है। अब एरियोलर कहां पर पाया जाता है, बिलो स्किन, यानी ये स्किन के नीचे पाया जाता है। इसके अंदर क्या क्या सबस्टेंस प्रेजेंट होते हैं एरियोलर के अंदर? तो एरियोलर के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा था फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट के साथ साथ कौन होती है, मास्ट सेल होती है, ठीक है। मास्ट सेल इसमें क्या करती है, एलर्जी करवाती है। अगर आपने कहीं बार एक नेहा कक्कर का सॉन्ग सुना होगा, कांटा लग गया, ठीक है। अब वो कांटा लग जाता है, कहीं पर भी आपने देखा थोन्स वगैरह या कहीं चोट लग जाए, तो कुछ दिनों बाद आप ऐसा नोटिस करेंगे कि वहां पर पल्स भरने लगती है, पस। वो पस भरने का रीजन क्या है, ये मास्ट सेल वहां पर क्या करती है, एलर्जी करती है। समझ में आ गया? तो यहाँ फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होती है, मास्ट सेल होती है, और इसके साथ साथ यहाँ पर कौन सी होती है, प्लाज्मा सेल होती है, प्लाज्मा सेल्स होती है। और प्लाज्मा सेल्स के साथ साथ यहां पर कौन होती है, फेगोसाइटिक सेल होती है, फेगोसाइटिक सेल्स होती है, ठीक है। इसके डायग्राम की भी अभी हम बात करने वाले हैं। अब आता है हमारे पास एडिपोस। अब चलो डायग्राम पहले देख लेते हैं हम। हाँ, ये बुक में इस टाइप का एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, ये। अब इसके अंदर कौन होते हैं, यहां पर होते हैं फाइब्रोब्लास्ट। ये कौन होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट, इसको हम कहते हैं फाइब्रो ब्लास्ट, ठीक है। अब फाइब्रोब्लास्ट के अंदर छोटे छोटे कौन होते हैं, फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, कोलेजन फाइबर। क्या कहते हैं, कोलेजन फाइबर, फाइबर। समझ में आ गया? अब यहां पर जो छोटी सी सेल होती है, ये इनको कहते हैं हम फेगोसाइटिक सेल। और कौन सी होती है, मास्ट सेल होती है। ये पर कौन सी होती है, मास्ट सेल, ओके। और यहां पर कौन सी होती है, फाइब्रो, ओके, फेगोसाइटिक सेल होती है। कौन सी होती है, फेगोसाइटिक सेल। और इसके अंदर यहां पर क्या प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा सेल्स प्रेजेंट होती है। यहां पर एबीसीडी करके आपको याद रखना है, नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे एडिपोस के अंदर। किसके अंदर आते हैं, एडिपोस के अंदर। एडिपोस को हम क्या कहते हैं, फैटी टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, फैटी टिश्यू कहते हैं, ओके। चलिए, अब एडिपोस टिश्यू किससे बनता है, एडिपोसाइट सेल से बनता है। किससे बनता है, एडिपोसाइट सेल से। एडिपोसाइट सेल से इसका फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा ये और क्या काम करता है, तो एडिपोसाइट से सेल्स का फॉर्मेशन करता है। और इसके अलावा क्या करता है, रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी ये एनर्जी का क्या है, रिजर्व सोर्स है। समझ में आ गया? इसके अलावा ये क्या काम करता है, हीट इंसुलेटर का काम करता है। किसका काम करता है, हीट इंसुलेटर का काम करता है। इसके अलावा ये और क्या काम करता है, तो टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है। किसका काम करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन का, टेम्परेचर
रेगुलेशन का ये काम करता है। और टेम्परेचर रेगुलेशन का काम कौन करता है? एडिपोज टिश्यू। समझ में आ गया? ये स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, ये भी कहां पर प्रेजेंट होता है? बिलो स्किन, बिलो स्किन, यानी स्किन के नीचे होता है। अब यहां पर एरियोलर तो हमारे पास नॉर्मल है, यानी ग्राउंड सबस्टेंस का फॉर्मेशन करता है स्किन के नीचे, लेकिन थोड़ा सा एडिपोज क्या है? इंपॉर्टेंट। अब एडिपोज इसलिए है, ध्यान रखना, आपने देखा होगा कहीं बार इकोलॉजी के अंदर आपने पढ़ा है कि मछलियों को ठंड नहीं लगती, वो अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर लेती ब्लबर टिश्यू के कारण। समझ में आ गया? अब अगर आपने ऐसा देखा होगा पोलर रीजन पर जो क्या प्रेजेंट होते हैं? भालू होते हैं, बियर्स होते हैं, वो क्या चले जाते हैं? हाइबरनेशन में चले जाते हैं। अब वहां पर जिंदा कैसे रह पाते हैं? वो जिंदा किसके कारण रह पाते हैं? फैट को धीरे धीरे तोड़ते रहते हैं और उससे क्या करते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस करते हैं। तो उसके अंदर कौन सा टिश्यू होता है? एडिपोज होता है। अगर आप नॉर्मली मेरे अंदर भी देखेंगे तो कौन सा टिश्यू है? एडिपोज टिश्यू। यानी अगर कोई ज्यादा खा रहा है या ज्यादा अगर फैट है, ठीक है, यानी बीएमआर पर सीधा सीधा डिपेंड है बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट, यानी जितना मैं खा रहा हूं उतना अगर मैं क्या कर रहा हूं? मेटाबॉलिक यूज नहीं हो पा रहा, तो वो फिर क्या हो जाता जाएगा? रिजर्व होता जाएगा। समझ में आ गया? अब वो रिजर्व होने के बाद क्या करेगा? अगर आपने ऐसा देखा होगा, जनरली दो बातें फिर आती है। अगर आपने एक पतले से पर्सन को देखा हो तो गर्मी उसको क्या होती है? नॉर्मल लगती है, लेकिन मतलब वो थोड़ा बहुत रेगुलेट कर लेता पसीना निकाल कर। समझ में आ गया? लेकिन अगर एक मोटा पर्सन वो गर्मी के टाइम हाँफ जाता है, मरने जैसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर की हीट बाहर निकलना चाहती है, समझ में आ गया, लेकिन निकल नहीं पाती। किसके कारण? टिश्यू के कारण। कौन सा टिश्यू? एडिपोज टिश्यू के कारण। समझ में आ गया? तो उस टाइम हीट इंसुलेटर का काम कर रहा है, ना हीट को बाहर जाने दे रहा, ना बाहर की हीट अंदर आने दे रहा। लेकिन उन लोगों की कंडीशन वापस से ठीक हो जाती सर्दियों के टाइम। लेकिन सर्दियों के टाइम कौन मरे मरे से रहते? पतले से पर्सन। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अब जैसे मोटा पर्सन है तो बाहर से ठंड जा नहीं पाएगी अंदर। किसके अंदर? मोटे के अंदर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फैट की लेयर होगी। लेकिन वही पतले पर्सन का फिर से दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये लेयर नहीं है, तो सीधी ठंड लग जाएगी उसको। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एरियोलर और एडिपोज की। अब इसके अंदर एक छोटा सा डायग्राम आता है हमारे पास। डायग्राम इस टाइप का है कुछ, ये थोड़ा अलग कलर से बनाता हूं ताकि दिखेगा, ये इस टाइप का, ठीक है। अब इसके अंदर ये क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इस टाइप की। ये क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ओके, सेल मेम्ब्रेन, या इसको हम कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। चलिए ये आ गए हमारे पास मेम्ब्रेन। ओके, अब मेम्ब्रेन के बाद यहां पर आता है न्यूक्लियस। कौन आता है? न्यूक्लियस। ये क्या आता है? न्यूक्लियस आता है। अब यहां पर क्या स्टोरेज होता है? फैटी टिश्यू होता है। क्या होता है? यहां पर फैट जमा रहती है। समझ में आ गया? ये फैट क्या करती है? धीरे धीरे बॉडी में जमा होती जाती है, ठीक है। अब यहां पर इस सेल का भी हम अलग से क्या बना सकते हैं? इसका न्यूक्लियस बना सकते हैं अंदर की साइड। समझ में? अब आप अगर इसमें देखोगे तो फैट के कारण न्यूक्लियस थोड़ा सा क्या खिसक गया है? साइड में खिसक गया। तो ये होता है हमारे पास एरियोलर और कौन सा? एडिपोज होता है, ठीक है। अब ये किसके अंदर? येलो बोन मैरो के अंदर भी कुछ ना कुछ मतलब कि क्या रहता है? जमा होता रहता है। अब कैसे जमा होता है उसके बारे में हम आगे थोड़ी सी आगे बात करने वाले हैं। चलिए, तो यहां तक कंप्लीट हो गया हमारे पास कौन सा? लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब उसके बाद आता है हमारे पास डेंस कनेक्टिव टिश्यू। कि क्या होता है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स क्या होता है? मीडियम, ठीक है। क्या होता है? मीडियम। और फाइबर्स भी क्या होते हैं? भी क्या होते हैं? मीडियम होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंस कितने टाइप का होता है? टू टाइप का होता है। एक तो कौन सा आता है? डेंस रेगुलर टिश्यू। सेकंड कौन सा आएगा? डेंस इरेगुलर टिश्यू। बहुत इजी है। डेंस रेगुलर टिश्यू, डेंस रेगुलर टिश्यू। सेकंड कौन सा आता है? डेंस इरेगुलर टिश्यू। डेंस इरेगुलर टिश्यू, ठीक है। डेंस रेगुलर और कौन सा आता है? डेंस इरेगुलर टिश्यू, ठीक है। अब डेंस रेगुलर का मीनिंग समझना आपको और इरेगुलर का मीनिंग समझना है डायरेक्ट ही। और ये कौन सा कंप्लीट है? रेगुलर और इरेगुलर, ठीक है। चलिए, अगर कोलेजन फाइबर, कौन सी फाइबर? कोलेजन फाइबर अगर पैरेलल सीक्वेंस में अगर अरेंज्ड है तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेंस रेगुलर, यानी कोलेजन फाइबर्स क्या है? अरेंज्ड है, ठीक है। व्हेन कोलेजन फाइबर
आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर सीक्वेंस यानी मतलब कि कोलेजन फाइबर्स किस में होती है, रेगुलर सीक्वेंस में अटैच्ड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेंस रेगुलर टिश्यू कहते हैं। ठीक है, अब इसको मैं एक डायग्राम बना देता हूं आपको सीधा सा, बहुत ही इजी, इस टाइप में ये बुक के अंदर बना हुआ है। अब अगर बुक के अंदर आप देखोगे इस टाइप के कोलेजन फाइबर्स, इसमें क्या है, सीक्वेंस से अरेंज्ड है। ठीक है, ये क्या है, कोलेजन फाइबर। ठीक है, कोलेजन फाइबर्स क्या है, अरेंज्ड है। थोड़ा सा बुक में इसको मॉडिफाइड करके बना रखा है वैसे तो ये इस टाइप से। ठीक है, ये कोलेजन फाइबर क्या है, सीक्वेंस से अरेंज्ड है। चलिए, अब डेंस रेगुलर टिश्यू किसमें प्रेजेंट होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आता है नीट में। ठीक है, चलिए, तो ये किसको जोड़ने का काम करता है, बोन टू बोन को, यानी बोन टू बोन, बोन टू बोन को ये क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। अब बोन टू बोन जोड़ेगा वो किसके थ्रू, लिगामेंट के, किसके द्वारा, लिगामेंट के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आता हमारे पास कौन सा, बोन टू कार्टिलेज, नो, बोन टू मसल, यानी बोन टू मसल जोड़ता है किसके द्वारा, टेंडन्स के द्वारा, किसके द्वारा, टेंडन के द्वारा। तो ये हो गया हमारे पास कौन सा, डेंस रेगुलर टिश्यू। कंप्लीट है यहां तक। बोन टू बोन जुड़ती है लिगामेंट के द्वारा, और बोन टू मसल जुड़ती है किसके द्वारा, टेंडन द्वारा। ठीक है, यहां से नीट में कहीं बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता हमारे पास डेंस इरेगुलर टिश्यू। ठीक है, व्हेन कोलेजन फाइबर्स आर अरेंज्ड इन, सीधा लिखता हूं मैं, कोलेजन फाइबर्स आर अरेंज्ड इन irregular सीक्वेंस। ठीक है, अगर इसका हम डायग्राम बनाते हैं और इसका एग्जांपल की बात करते हैं, तो ये प्रेजेंट होता है कहां पर, स्किन में। ये कहां पर प्रेजेंट होगा, स्किन के अंदर प्रेजेंट होगा। अब स्किन के अंदर होता है, और इसके अलावा अगर इसकी बात करते हैं हम, किसकी, डायग्राम की, तो इसमें ये कोलेजन फाइबर्स मतलब कि कैसे भी अरेंज रहते हैं, मतलब एक ऐसा नहीं कि पैरेलल सीक्वेंस में, ऐसा भी हो सकता है एक दूसरे को क्या कर रहे हो, काट रहे हो। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें कोलेजन फाइबर होते हैं, ये क्या होते हैं, कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे पास हो गया डेंस रेगुलर, और सेकंड कौन सा हो गया, डेंस इरेगुलर। कंप्लीट है। चलिए, तो नेक्स्ट आते हैं हम इसके बाद कौन सा, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे पास, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास कितने टाइप का होता है, टू टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, टू टाइप का। फर्स्ट आता है, अगर हमारे पास अगर हम देखें तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू फर्स्ट आता है कौन सा, स्केलेटल। कौन सा आता है, स्केलेटल। ठीक है, स्केलेटल इधर चला गया। ठीक है, कौन सा था हमारे पास, स्केलेटल। ठीक है, यहां पर हमने लिखा भी था अभी, यस, स्केलेटल। ठीक है, और सेकंड की अगर हम बात करते हैं, तो स्केलेटल के बाद आता है हमारे पास कौन सा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, स्केलेटल हमारे पास दो टाइप का होता है, फर्स्ट होता है कौन सा, बोन, और सेकंड होता है कौन सा, कार्टिलेज, कार्टिलेज। ठीक है, बोन और कार्टिलेज। अब फ्लूइड दो टाइप का होता है, एक तो होता है ब्लड, और एक कौन सा होता है, लिम्फ। ब्लड और क्या होता है, लिम्फ होता है। चलिए, अब बोन की बात करते हैं, तो बोन इसमें टू टाइप की होती है, एक तो होती है कॉम्पैक्ट, और एक होती है स्पॉन्जी। कौन सी होती है, कॉम्पैक्ट, और एक होती है कौन सी, स्पॉन्जी। ठीक है, कॉम्पैक्ट का मतलब काफी ठोस, और स्पॉन्जी का मतलब थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबल, मामूली, माइनर। ठीक है, कार्टिलेज के वापस से अलग अलग टाइप होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लिखते हैं अभी। ठीक है, अब आता है ब्लड, और हमारे पास आता है लिम्फ। तो हम पहला स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बोन के बारे में। ठीक है, तो चलिए, बोन के बारे में अगर हम लिखना स्टार्ट करते हैं, तो बोन किससे बनती है, बोन का फॉर्मेशन होता है किससे, ओस्टियोसाइट सेल से, ओस्टियोसाइट सेल्स से इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब बोन क्या क्या देती है, स्ट्रक्चर देती है, स्ट्रक्चर के अलावा क्या देती है, सपोर्ट देती है,
इसके अलावा मूवमेंट देती है और क्या देती है, मोशन यानी गति भी देती है। कौन, बोन। समझ में आ गया। अब कॉम्पैक्ट और स्पॉन्ज के अलावा अब ये कैसे काम करती है, अगर इसके हम डायग्राम की बात करें तो बोन का हम नेक्स्ट पेज पर हम डायग्राम बनाते हैं कंप्लीट। ठीक है, चलिए। अगर ये इस टाइप के हमारे पास क्या है, बोन से, ये इस टाइप की क्या है अगर हमारे पास, बोन से। ठीक है, इस वाले रीजन को हम कहते हैं इपिफाइसिस। क्या कहते हैं, इपिफाइसिस। और इसको कहते हैं हम डायफाइसिस। ये बीच वाला कौन सा रीजन है, डायफाइसिस। ठीक है, तो ये वाला रीजन है हमारे पास इपिफाइसिस, और ये कौन सा, डायफाइसिस। और ये वाला रीजन वापस से कौन सा, इपिफाइसिस। चलिए, ठीक है। अब इसके अंदर यहां पर प्रेजेंट होता है येलो बोन मेरो। क्या प्रेजेंट होता है, येलो बोन मेरो। यहां पर होता है कौन सा, येलो बोन मेरो। येलो बोन मेरो, ये क्या करता है, येलो बोन मेरो स्टोरेज ऑफ फैट। समझ में आ गया। और कौन सी फैट को, ध्यान रखना कौन सा, एडिपोस। ठीक है, स्टोरेज ऑफ फैट, फैट करता है। ठीक है, अब आता है इसके बाद इस वाले रीजन को हम बोलते हैं कौन सा, रेड बोन मेरो। क्या कहते हैं, रेड बोन मेरो। ये कलर थोड़ा कम दिखेगा, रेड बोन मेरो। ठीक है, अब ये किसका फॉर्मेशन करता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करता है। कौन, रेड बोन मेरो। और येलो बोन मेरो के अंदर स्टोरेज होता है किसका, फैट का। ठीक है, चलिए। अब ये बाहर वाला रीजन है फैट, इसका, इसको हम बोलते हैं पेरीओस्टियम। क्या बोलते हैं, पेरी ओस्टियम। ठीक है, और सेकंड वाला रीजन है, इसको हम बोलते हैं एंडोस्टियम। क्या बोलते हैं, एंडोस्टियम। ये वाला रीजन क्या कहलाता है हमारे पास, सेकंड एंडो ओस्टियम। ठीक है, चलिए। अब हम एक डायग्राम को थोड़ा जूम करके देखते हैं कि बोन्स होती कैसी एक्चुअली, जिसके अंदर मतलब कि अगर हम देखें फॉर्मेशन कैसे होता है, ये इसके बारे में हमें दे रखा है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पढ़ना जरूरी भी बनता है। ठीक है, इस वाले रीजन को हम क्या करेंगे, जूम करेंगे। जूम बराबर जूम। ठीक है, अब इस वाले रीजन को अगर हम जूम करके देखते हैं तो फर्स्ट वाला आपको कुछ ऐसा डायग्राम दिखेगा, अंदर वाला जो अभी आपने बनाया है, ये वाला रीजन ऐसा। ठीक है, इसके अंदर ये सेल्स होती है, ये इसके अंदर क्या होगी, सेल्स होगी। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर एक बाहर वाली आपने एक अलग से सेल बनाई है इस टाइप की, ये। चलिए, ठीक है, इस वाली सेल को अभी आपने क्या बोला था, पेरीओस्टियम। क्या बोला था, पेरी ओस्टियम। और इस वाली येलो वाली जो अंदर वाली थी, इसको हमने क्या बोला था, एंडोस्टियम। क्या बोला था, एंडोस्टियम। क्या बोला था, एंडो ओस्टियम बोला था। ठीक है, अब पेरी ओस्टियम के बाद आता है हमारे पास कौन सा, एंडोस्टियम। अब एंडोस्टियम के अंदर कौन कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, तो यहां पर सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप की सेल बनाते हैं। ये व्हाइट कलर से चलेगा या इससे बनाते हैं, चलिए ठीक है। यहां पर सबसे पहले होती है कौन सी, ओस्टियोजेनिक सेल्स। क्या होती है, ओस्टियोजेनिक सेल्स। कौन सी होती है, फर्स्ट वाली, ओस्टियोजेनिक सेल। ठीक है, ये ओस्टियोजेनिक सेल किसका सीक्रेशन करती है, ओस्टियोब्लास्ट सेल का सीक्रेशन करती है। ये किसका सीक्रेशन करेगी, ओस्टियोब्लास्ट सेल का। ये किसका सीक्रेट करेगी, ओस्टियोब्लास्ट सेल का। ये किसका सीक्रेशन करेगी, ओस्टियोब्लास्ट सेल। ओस्टियोब्लास्ट सेल्स का
सीक्रेशन करेगी। अब ओस्टियोब्लास्ट सेल से किसका फॉर्मेशन होता है? फिर होता है किसका? ओस्टियोसाइट सेल्स का। किसका सीक्रेशन होता है? ओस्टियोसाइट सेल्स का। ठीक है, ये थर्ड होती है हमारे पास कौन सी? ओस्टियोसाइट सेल्स, जिससे क्या बनती है? बोन्स बनती है, ओस्टियोसाइट सेल्स। ठीक है, अब इस ओस्टियोसाइट सेल्स के चारों ओर कौन रहता है? कोलेजन फाइबर रहता है। कौन रहता है? कोलेजन फाइबर इस टाइप से क्या रहेगा? अरेंज्ड रहेगा। ये कौन अरेंज्ड है? कोलेजन फाइबर इस टाइप पे क्या रहता है? अरेंज्ड रहता है। ठीक है, ये कोलेजन फाइबर क्या रहता है? अटैच्ड रहता है, और ये आपस में पैक्ड रहता है। ठीक है, लेक्यूने आपने पढ़ा होगा, या लेक्यूने द्वारा क्या रहता है? इसमें लेक्यूने पाए जाते हैं जो किसका सीक्रेशन करते हैं? ओस्टियोसाइट सेल्स का। ठीक है, अब यहां पर आता है हमारे पास लेक्यूने, और लेक्यूने के बाद ये क्या है? कोलेजन फाइबर। क्या आता है? कोलेजन फाइबर्स होते हैं। चलिए, तो ये आ गया हमारे पास कौन सी? ओस्टियोसाइट सेल्स के थ्रू किसका फॉर्मेशन होता है? बोन्स का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? बोन्स का। यहां पर हम लिख भी लेते हैं बोन्स, बोन्स। ठीक है, अब बोन्स के बारे में अगर हम यहां पर अगर बात करते हैं, तो अब सबसे पहले हम येलो बोन मेरो के बारे में कुछ बता देता हूं। एक कंपनी बहुत ज्यादा फेमस हुई थी वेजिटेबल घी के लिए। एक कंपनी फेमस हुई थी किसके लिए? वेजिटेबल घी के लिए। लेकिन उसका घी आप ये समझिए कि इतना प्योर था, प्योर का तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन इतना इम्प्योर था। ठीक है, अगर ये वर्ड हम यूज कर सके जैसे, तो अभी इसके बारे में मैं बता देता हूं। चलो ठीक है, अभी सुन लो। एक कंपनी फेमस हुई थी किसके लिए? वेजिटेबल घी के लिए। उसका घी इतना ज्यादा फेमस हो गया कि इंटरनेशनल तक उसकी डिमांड होगी। नेशनल लेवल नहीं, इंटरनेशनल लेवल तक। ये इंडिया की बात है, और ये भी कुछ ही टाइम पहले की बात है। ठीक है, यानी उसको 10-15 साल हुए होंगे, ज्यादा नहीं हुए। किसी भी स्टडी में आपको मिल जाएंगे ये। अभी नाम लेना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो हम दिक्कत में पड़ना नहीं चाहेंगे इस टाइप की। तो उसका बहुत ज्यादा मतलब कि क्या हुआ था? घी फेमस हुआ था। अब घी फेमस होने के साथ साथ मतलब कि वहां पर जिसका इसका प्लांट था, उसके जस्ट पास एक मतलब गवर्नमेंट की भी फैक्ट्री थी। लेकिन वो कौन सा घी बनाती थी? प्योर घी बनाती थी, और कौन सा? देसी घी बनाती थी, जिसको हम कह सकते हैं। और ये कौन सा बनाती थी कंपनी? वेजिटेबल घी बनाती थी। तो ये वेजिटेबल घी बहुत ज्यादा फेमस हो गया, और उस गवर्नमेंट का मतलब कि क्या हो गया था? जो प्रोजेक्ट था उसका घी कम मतलब कि क्या होने लगा? सेल होने लगा, क्योंकि लोगों को टेस्ट किसका आने लगा? वेजिटेबल घी का आने लगा। तो गवर्नमेंट को लगा कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? जैसे उस पर रेड डाली, तो वहां पर एक दिक्कत हुई कि आसपास के जितने भी सुअर थे वो ज्यादातर मतलब कि गायब होने लगे। और जब रेड डाली गई तो कुछ अलग ही मिला वहां पर, कि जो जितना भी बैकवर्ड एरिया था, उसका बैक वाला रीजन था फैक्ट्री का, वहां पर बहुत सारे सुअर्स की हड्डियां मिली, और बहुत सारे मतलब अलग अलग जानवर की हड्डियां मिली। तो जब वहां पर उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हुई, तो एक चीज वहां पर क्लियर हुई कि वो क्या करते थे? किसी भी जानवर को मतलब मारकर उसके अंदर का जो येलो बोन मेरो होता था, क्या होता था? येलो बोन मेरो को क्या करते थे? तोड़ के, बोन्स को तोड़कर उसको डाल देते किसके अंदर? घी के अंदर। अब ये येलो बोन मेरो सारा का सारा किसके अंदर घुल मिल जाता? वेजिटेबल घी के अंदर। तो वो वेजिटेबल घी बहुत ही ज्यादा क्या हो गया? यमी हो गया। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा टेस्ट के कारण वेजिटेबल घी बनने लगा, और उस घी को इसी कंपनी के नाम से भी जाना जाने लगा था बाद में। तो वेजिटेबल घी मतलब कि एक ही कंपनी का नाम आता था मुंह पर। ठीक है, अब उसका नाम अभी हम नहीं लेंगे, आप सर्च कर लेंगे और आपको मिल भी जाएगा। उसके बाद वो बैन हुई थी, हाँ, लेकिन बैन नाम की चीज इंडिया में होती नहीं है। जैसे मैगी भी बैन हुई थी, फिर चलने लगी थी, ये कंपनी भी फिर चलने लगी थी वापस। ठीक है, तो ये आता है हमारे पास येलो बोन मेरो के कारण ऐसा हो पाता है। तो ये हमारे पास रीजन कौन सा कंप्लीट हुआ? बोन्स वाला कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आता है हमारे पास कौन सा? कार्टिलेज। कौन सा आता है? कार्टिलेज। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में? कार्टिलेज के बारे में। कार्टिलेज के बारे में हम बात करते हैं। इससे पहले यहां पर मैं एक और चीज समझा देता हूं। ये क्या होती है? वेस्क्यूलर होती है। क्या होती है? वेस्क्यूलर होती है। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे कि यहां पर तो ये सॉलिड है, लेकिन ये आपस में क्या होती है? अटैच्ड रहती है। ये अटैच्ड किसके थ्रू रहती है? हैवेरियन ट्यूब के थ्रू। ये हैवेरियन ट्यूब क्या करती है? इसमें न्यूट्रिशन पहुंचाती है, लेकिन सिलेबस में है नहीं, तो क्यों ही करेंगे फालतू में, रहने दीजिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास कार्टिलेज। ठीक है, अब कार्टिलेज के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो कार्टिलेज हमने कितने टाइप के पढ़े थे? ये सबसे पहले एवेस्क्यूलर होता है। क्या होता है? ए वेस्क्यूलर होता है। ठीक है, एवेस्क्यूलर के साथ साथ मतलब ये क्या होता है? सेमी सॉलिड होता है। क्या होता है? सेमी
सॉलिड होता है। सेमी सॉलिड के बाद अगर इसमें बात की जाए तो इसमें यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ होती है, एक ही डायरेक्शन में करता है, ऐसा नहीं कान ऐसे चौड़ा और मोटा होता जा रहा है, ठीक है, नोज चौड़ा और मोटा होता जा रहा है, तो नहीं, ये कौन सी करता है, यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ करता है, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ करता है, ठीक है। अब यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ के बाद अगर हम कार्टिलेज के बारे में अगर बात करते हैं, ये रिप्लेस करता है किसको, बोन से, किसमें, यानी जो छोटे छोटे बेबी होते हैं उसमें कार्टिलेज पाए जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं उसके अंदर वो सारा का सारा किससे बन जाता है, बोन में बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये किससे बनता है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन के थ्रू, ठीक है, यानी कॉन्ड्रियोसाइट सेल के द्वारा, कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है, और इसमें प्रोटीन जो प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रिन प्रोटीन बोलते हैं, प्रोटीन हम कहते हैं, ठीक है। अब इसके अगर हम कार्टिलेज के टाइप पढ़ते हैं तो टाइप जो जो इंपॉर्टेंट है हम वही पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है कौन सा, इलास्टिक, फिर आता है सेकंड कौन सा हमारे पास, फाइब्रोब्लास्ट, यानी जिसमें फाइबर्स होता है, और ये सबसे ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। इलास्टिक हो गया, फाइब्रोब्लास्ट हो गया, इसके बाद आता है कौन सा, हाइलिन, कौन सा आता है, हाइलिन, हाइलिन के बाद आता है हमारे पास कौन सा आता है, कैल्सीफाइड, कौन सा आता है, कैल्सीफाइड, ठीक है। यानी ये चार इंपॉर्टेंट टाइप जो जो बुक में दे रखे हैं, अभी हम इसी के बारे में बात करेंगे, ज्यादा की बात नहीं करेंगे। अब इलास्टिन में जितने भी ई से स्टार्ट होने वाले हैं सारे के सारे किस में आते हैं, इलास्टिन में आते हैं। इलास्टिन में कौन आता है, इपिग्लोटिस, ठीक है। सेकंड कौन सा आता है, ईयर पिन्ना, और ईयर पिन्ना के बाद तीसरा इसमें कौन आता है हमारे पास, बताइए, यूस्टेचियन ट्यूब, जो कहां पर होती है, ईयर में होती है, ठीक है, यूस्टेचियन ट्यूब। इसीलिए आपने कभी कभार मतलब कि देखा होगा कि जब ईयर में दवाई डालते थे बचपन में, कुछ टाइम बाद माउथ में उसका एहसास होता था, क्यों, क्योंकि यूस्टेचियन ट्यूब के थ्रू किसमें आ जाती है, माउथ में आ जाती है। अब आता है हमारे पास कैल्सीफाइड, जिसमें ज्यादा अमाउंट किसका होता है, कैल्शियम का, और हाइलिन के अंदर तो आपने देखा होगा कौन कौन सी, नेजल हो गई हमारे पास, ठीक है। तो एक तो किसमें होता है हाइलिन हमारे पास, नेजल सेप्टम के अंदर, यहां से नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। नेजल सेप्टम के अलावा ये किसमें होता है, एक रिब्स एंड स्टेरनम के बीच में, ये नीट 2022 का क्वेश्चन था, ठीक है। रिब्स और स्टेरनम के बीच में कौन सा टिश्यू होता है, हाइलिन होता है, ठीक है। हाइलिन के बाद कौन सा होता है, इसका टाइप कौन सा है, कार्टिलेज, और कार्टिलेज किसका टाइप है, कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास ट्रेकियल रिंग, क्या आती है, ट्रेकियल रिंग, ठीक है। तो अब ट्रेकियल रिंग हमारे पास क्या काम करती है, ट्रेकियल रिंग अगर आप देखेंगे ट्रेकिया के अंदर प्रेजेंट होती है इस टाइप से, और इसको आपस में क्या करती है, पिचकने से बचाती है। ये कौन सा होता है, सी शेप होती है, कौन सी होती है, सी शेप्ड होती है, ठीक है। इसके अंदर एक आर्टिकुलेट भी आता है लेकिन वो भी नहीं है। तो ये हमारे पास हो गया कंप्लीट कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा इसके बारे में एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले हमने टिश्यू पढ़ा, टिश्यू कितने टाइप के थे, चार, कौन कौन सा, मस्कुलर, इपिथेलियल, न्यूरल और कौन सा, कनेक्टिव। इपिथेलियल कितने टाइप का था, दो, एक तो सिंपल और एक कौन सा था हमारे पास, कंपाउंड, ठीक है। सिंपल कौन सा था, सिंगल लेयर, कंपाउंड कौन सा था, मल्टी लेयर था। अगर हमने सिंपल की बात की थी, सिंगल लेयर था, सिंगल लेयर के बाद इसमें फर्स्ट कौन सा था हमारे पास, स्क्वेमस, रफ सरफेस होती है, एल्वियोलाई के अंदर होता है, और इनर लेयर होती है, इनर लाइनिंग होती है किसकी हमारे पास, एल्वियोलाई की, सॉरी किसकी होती है, ब्लड वेसल्स की, ठीक है। स्क्वेमस के बाद हमने पढ़ा कौन सा, क्यूबोइडल, क्यूबोइडल कहां पर होता है, पीसीटी में होता है। पीसीटी के बाद हमने पढ़ा कौन सा, कोल्यूमिनार, स्टमक, और कहां पर होता है हमारे पास, स्टमक के साथ किसमें होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद हमने पढ़ा कौन सा, ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर किसका, सीक्रेशन का काम करता है। यूनिसेलुलर किसमें होती है, गोबलेट सेल, मल्टीसेलुलर किसमें होती है, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर। उसके बाद एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन होती है। एक्सोक्राइन किसका सीक्रेशन करती है, एंजाइम को, और एंडोक्राइन सीक्रेशन करती है किसका, एंडोक्राइन सीक्रेशन करती है किसका, हॉर्मोन्स का। उसके बाद हमने पढ़ा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कहां पर होता है हमारे पास, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड होता है कहां पर, ट्रेकिया में, यानी बहुत सारी लेयर दिखती है लेकिन लेयर कौन सी होती है, एक ही होती है। इसके बाद जो हमारा एक टिश्यू छूटा है कौन सा, सीलेटेड, सीलेटेड यानी सीलिया प्रेजेंट होती है, यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ करवाती है सबस्टेंस की। और ये यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ किस किस में करवाती है हमारे पास, तो एक तो होती है किसमें, ट्रेकिया के अंदर और ब्रोंक्यूल के अंदर, और एक होती है फीमेल के अंदर, ओविडक्ट के अंदर, जो ओवम का मूवमेंट करवाती है। चलिए,
उसके बाद आए हम कंपाउंड में। कंपाउंड फिर से दो टाइप के थे, एक तो हमारे पास कौन सा था, ट्रांजिशनल, और एक कौन सा था, स्ट्रेटिफाइड। ट्रांजिशनल में हमने ये पढ़ा था कि जनरली मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन लेयर प्रेजेंट होती है, लेकिन एट द टाइम ऑफ स्ट्रेचिंग मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन लगभग क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। ये हमने पढ़ा था, यूरोथीलियम कहते हैं क्योंकि ये यूरिनरी ब्लैडर और रीनल पेल्विक में प्रेजेंट होता है और मेल यूरेथ्रा में भी होता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कौन सा, हमारे पास कौन सा था, सिंपल के पास स्ट्रेटिफाइड यानी मल्टी लेयर होता है, उसके भी वही टाइप है, स्क्वेमस, क्यूबोइडल और कौन सा, कोलुमिनार। अब स्क्वेमस दो टाइप का था, किरेटिनाइड और नॉन किरेटिनाइड। किरेटिनाइड वो था जिसमें किरेटिन प्रोटीन होती है, ठीक है। अब किरेटिन के अंदर मतलब ये डेड सेल होती है तो न्यूक्लियस भी नहीं होगा, इससे हमारे हेयर्स बनते हैं, हमारे नेल्स बनते हैं, और मतलब गाय भैंसों के अंदर जो हॉर्न्स बनते हैं, सिंग्स बनते हैं, वो किसके बनते हैं, किरेटिन के बनते हैं। इसके अलावा एक हमने मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ा था कि जो स्किन के लिए बार बार फेशियल करवाते हैं, गर्ल्स वगैरह, बॉयज बहुत कम करवाते हैं वैसे, ठीक है, लेकिन मीठा टाइप के हो तो वो करवाते हैं। अब इसमें अगर आपने देखा होगा कि स्किन के ऊपर एक लेयर होती है, अब लेयर वो कौन सी होती है हमारे पास, इपिथेलियल के अंदर, ठीक है, इपिथेलियल की लेयर होती है, और वो लेयर कौन सी, केराटिन की। अब वो लेयर बार बार आ जाती है और उसको बार बार हटाते हैं, ठीक है। अब हटाने की वजह से स्किन में ग्लो आ जाता है, वो फिर आ जाती है, फिर ग्लो कम हो जाता है। उसके बाद नॉन केराटिन पढ़ा हमने, नॉन केराटिन के अंदर न्यूक्लिएटेड होती है, वो लिविंग होती है, ठीक है। इसके बाद ये कहां पर होती है, बक्कल कैविटी के अंदर होती है, एनल कैनाल के अंदर होती है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद हमने पढ़ा था कौन सा, क्यूबोइडल, मेमरी ग्लैंड के अंदर होता है, पेंक्रियास के अंदर होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कोलुमिनार, यानी कोलुमिनार कहां पर होता है, एपिग्लोटिस के अंदर होता है। ये हमारे पास हो गया था कौन सा, एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हो गया था। फिर उसके बाद तीन जंक्शन पढ़े हमने। जंक्शन कौन कौन सा था हमारे पास, सबसे पहले कौन सा, TAG से, टाइट जंक्शन, एधेरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन कोई मूवमेंट नहीं होता है दो सेल्स के बीच में, एधेरिंग का मतलब प्लाज्मा का क्या होता है, एक दूसरी सेल्स का मतलब मूवमेंट होता रहता है किसी भी सब्सटेंस का। गैप जंक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि उसमें आयंस का मूवमेंट होता है, छोटे मोलिक्यूल्स का क्या होता है, मूवमेंट होता है, लेकिन कभी कभार बड़े मोलिक्यूल का भी एक्सचेंज होता है। यह पढ़ा था हमने टैग में। उसके बाद आया हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में हमने ये पढ़ा कि जनरली मतलब कि सारे कनेक्टिव टिश्यू किसका सीक्रेशन करते हैं, फाइबर्स का सीक्रेशन करते हैं। कौन कौन से, कोलेजन और इलास्टिन का, लेकिन ब्लड नहीं करता है। ये इसको स्ट्रेंथ देते हैं, इलास्टिसिटी देते हैं और क्या देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। कौन, फाइबर्स, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि इसमें मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड किसका सीक्रेशन करती है, मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड सीक्रेशन करती है किसका, मैट्रिक्स का। कंप्लीट है। इसके बाद हमने पढ़ा, फिर इसके बाद हमने पढ़ा इसके टाइप। टाइप कौन कौन से थे, इसके पहले हमने वो भी पढ़ा, चलो मैं बता देता हूं। ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर सबसे पहले कौन सा था, फाइब्रोब्लास्ट। दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, फाइबर और मैट्रिक्स, जो सीक्रेशन होता है बाद में इलास्टिन और कौन से बनते हैं, कोलेजन। उसके बाद हमने पढ़ा कौन सा, मास्ट सेल। इसके अंदर हिस्टामिन, हेपेरिन और सेरोटोनिन। हिस्टामाइन, हिपेरिन और कौन सा होता है, सेरोटोनिन, जो एक तो ब्लड कोगुलेशन, वेसोडाइलेटर और वेसो कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहा था, ठीक है। हिस्टामिन हो गया, हिपेरिन, मास्ट सेल हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा कौन सा, प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल किसका काम करता है, एंटीबॉडी का बनाता है, उसको कार्टविल सेल कहते हैं क्योंकि वो कार्टविल शेप की होती है। चलिए उसके बाद हमने पढ़ा था कौन सा, क्रोमेटिन, क्रोमेटोसाइट। क्रोमेटोसाइट किसका, पिगमेंटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। फिर ग्राउंड सब्सटेंस में हमारे पास कौन सा, हाइल्यूरोनिक एसिड, और कौन सा आया था हमारे पास, कौन सा आया था, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। अब यहां पर एक चीज यहां पर मैं और बता देता हूं आपको, जहां पर हमने क्या पढ़ा था, यस, हाइल्यूरोनिक एसिड पढ़ा था, ठीक है। हाइल्यूरोनिक एसिड आपने एक जगह और पढ़ा है, हाइल्यूरोनिक एसिड एक जगह और कहां प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है मेल के स्पर्म में, पढ़ा था आपने, एंटी फर्टिलाइजिंग का काम करता है, ठीक है। अब यही ध्यान रखना, स्किन में किसके लिए, ग्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए कई बार बॉयज को कहा जाता है, या अगर आपने कई बार सुना होगा कि अगर जितना ज्यादा स्पर्म का लॉस होगा उतने ही जल्दी बूढ़े होंगे। क्यों, क्योंकि उतने किसका लॉस होगा, हाइल्यूरोनिक एसिड का लॉस होगा। समझ में आ गया, तो स्पर्म लॉस को क्या करना है, रोकना है। नेक्स्ट आता हमारे पास कौन सा टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था हमने, और कौन सा पढ़ा था, डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था, ठीक है। अब उसके बाद हमने पढ़ा था कौन सा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, यानी लूज कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप का था, जिसमें कौन कौन सा था, एरियोलर और एडिपोस। एरियोलर स्किन के अंदर होता है, जिसके अंदर ग्राउंड सब्सटेंस सारे के सारे होते हैं, और एडिपोस क्या काम करता है, स्टोरेज ऑफ फैट करता है, हीट इंसुलेटर का काम करता है, टेम्परेचर रेगुलेट करने का काम करता है, और रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। उसके हमने डायग्राम पढ़ लिए थे। फिर हमने पढ़ा था कौन सा, डेंस रेगुलर, जिसमें क्या होता है हमारे पास, जो कौन होते हैं, कोलेजन फाइबर अगर सीक्वेंस में तो रेगुलर, और अगर सीक्वेंस में नहीं है तो कौन सा होगा, इरेगुलर, ठीक है। रेगुलर वाला कहां पर होता है हमारे पास, बोन टू बोन को जोड़ता है किससे, लिगामेंट, और बोन टू मसल जोड़ता है किससे, टेंडन के थ्रू, ठीक है। उसके बाद इरेगुलर कहां पर प्रेजेंट होता है, स्किन में प्रेजेंट होता है। फिर हमने पढ़ा स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड कहां कहां प्रेजेंट होता है, तो स्पेशलाइज्ड कहां प्रेजेंट होता है, एक तो बोन में यानी स्केलेटल में, और फ्लूइड में। अब अगर हम किसकी बात करते हैं, स्पेशलाइज्ड की बात करते हैं, ठीक है, यानी उसके अंदर बोन की बात करें, यानी स्केलेटन की बात करें तो बोन और कौन होता है, कार्टिलेज, ठीक है। बोन किसका काम करता है, तो बोन काम करता है किसको,
यस, बोन का क्या क्या काम करता है? बोन का हमने पढ़ा था, ये क्या देता है? स्ट्रेन देता है, स्ट्रॉन्ग रखता है, ठीक है। और ये क्या होता है? वेस्कुलर होता है, ठीक है। और उसका हमने डायग्राम पढ़ा था, ये कंप्लीट वाला। फिर हमने पढ़ा कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? एवेस्कुलर होता है, यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ होती है। और ये कितने टाइप के पढ़े थे हमने? टोटल इसके 4 टाइप पढ़े थे, ठीक है। और उसमें भी आपको इलास्टिन की याद रखना, एपिग्लोटिस, ईयर पिन और यूस्टेचियन ट्यूब। और हाइलिन के कहाँ प्रेजेंट होता है? नेजल सेप्टम, रिब्स एंड स्टेरनम। और उसके बाद कहाँ पर होता है? ट्रेकियल रिंग में होता है। यहाँ तक ये हमारा चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। आपको कैसा समझ में आया बता सकते हैं। और ये नीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएंगे। तो एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।